जून का महीना आते आते समुद्र किनारे बसा सागरपुर शहर भट्ठी की तरह तपने लगा था। आसमान एकदम साफ नीला था, दूर दूर तक बादल का नामो निशान नहीं। ऊपर धूप किसी विशाल आग के गोले की तरह तपी हुई थी, जो आसमान में ऊंचाई पर टंगी सब पर बरस रही थी। दुनिया अब वैसी नहीं रही थी जैसी कभी भूगोल की किताबों में पढ़ाई जाती थी। पुराने देशों के नाम, पुराना नक्शा सब बदल चुका था। अब तो पूरे धरती पर बस गिने चुने महासंघ बचे थे और पुराने देश सिर्फ इतिहास के पन्नों में रह गए थे। पूर्वतट नंबर 1 इंटर कॉलेज शाम के 5:30 बज रहे थे। जैसे ही छुट्टी की घंटी बजी, पूरा कैंपस मानो नींद से जाग उठा। कॉरिडोरों में, मैदानों में अचानक चहल पहल और शोरगुल भर गया। थोड़ी ही देर में अलग अलग ब्लॉक से झुंड के छात्र बाहर निकलने लगे। 3-3, 5-5 के ग्रुप बनाकर हंसते बोलते स्कूल के गेट की तरफ बढ़ने लगे। आज तो जान ही निकाल दी इस गर्मी ने, किसी ने झुंझला कर कहा। ऐसी भीषण गर्मी में किसी का भी मूड चिड़चिड़ा हो जाए, हैरानी नहीं। उसी वक्त भीड़ में से एक आवाज आई, ओ वीर भाई, आज रात रोज बार चलते हैं ना, थोड़ा पीते हैं, मस्ती करेंगे। इस आवाज ने वीर रहेजा को उसके ख्यालों से खींचकर वापस हकीकत में ला दिया। करण। वीर ने मुड़कर देखा। सामने खड़ा लड़का उसे काफी जाना पहचाना लगा। दिमाग के किसी कोने से पुरानी यादें उभर आईं। यह उसका हाई स्कूल वाला पुराना यार था। वीर ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तुम लोग जाओ यार, मैं आज रात नहीं आऊंगा, सर थोड़ा भारी लग रहा है। करण ने जल्दी जल्दी कहा, अरे नहीं वीर भाई, ऐसे कैसे? हमारे छोटे से ग्रुप में वैसे ही कितने लोग हैं, तू नहीं आएगा तो फन ही नहीं आएगा। और ऊपर से कितने टाइम से बैठकर ठीक से गप भी नहीं मारी। ऐसा कर, आज नहीं तो कल चलते हैं, या परसों। वीर ने हल्का सा सिर हिलाया, आवाज में लाचारी थी। ठीक है, कल रात सही। करण खिलखिलाकर बोला, हो गया फाइनल, मैं समीर वगैरह सबको बोल देता हूँ, कल रात पूरी गैंग मिलेगी। दोनों बातें करते हुए स्कूल गेट की तरफ बढ़ ही रहे थे कि आगे से अचानक शोर उठा। करण ने गर्दन आगे बढ़ाकर देखा। अरे आगे क्या हो रहा है? इतनी भीड़ क्यों लगी है? चल मैं ही देख के आता हूँ। कहते कहते वह दौड़ पड़ा, भीड़ को कंधों से धकियाता हुआ आगे निकल गया। वीर रहेजा ने दोनों हाथ जेब में डाले, हमेशा की तरह धीमे धीमे कदम बढ़ाए। रास्ते में जो भी छात्र उसे देखते घबराकर साइड हो जाते, मानो कहीं उससे टकरा न जाए। छोटे मालिक वीर का नाम ही काफी था। वीर इस बात पर बस हल्का सा कड़वा हंस ही सका। अफसोस, नाम तो बड़ा था पर बदनाम ज्यादा। वह भीड़ के करीब पहुंचा तो सामने का नजारा साफ दिखने लगा। खुले मैदान के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी और उसके आसपास जमीन पर कई लड़के पड़े कराह रहे थे। उनके बाल पीले, हरे, नीले जैसे अजीब अजीब रंगों में रंगे हुए थे। कोई पेट पकड़कर बैठा था, कोई उठने की कोशिश में फिर धड़ाम से गिर जाता, और सबकी आंखों में उस लड़की के लिए साफ साफ डर झलक रहा था। आसपास खड़े छात्रों की खुसर फुसर कानों में पड़ते ही वीर को काफी हद तक समझ आ गया कि माजरा क्या है। छुट्टी होते ही ये रंग बिरंगे बालों वाले कुछ लौंडे सामने से आ रही उस लड़की रिया से टकरा गए थे। रिया खूबसूरत थी, यह तो हर किसी की पहली नजर में ही समझ में आ जाता। बस इन्हें भी इतनी ही अकल थी कि पीछे से घटिया कमेंट्स करने लगे, उसके पास आकर बदतमीजी से छेड़ने लगे। उन्हें क्या पता था कि रिया कोई दब्बू या सहमी हुई सी लड़की नहीं, बल्कि पूरे कांटों वाला गुलाब है। गुस्से में उसने हाथ उठाए और 2-4 ही मुंह में इन सबकी हड्डियां ढीली कर दी। वे उठने लायक भी नहीं बचे। पास ही खड़ा एक लड़का जोश में अपनी मुट्ठी हवा में लहराकर बोला, वाह यार, रिया दी तो रिया दी है। आखिर वो हाई लेवल मार्शल ट्रेनी है। इन छोकरों ने आज गलत बंदे, मतलब गलत बंदी से पंगा ले लिया। उत्साह में उसके चेहरे पर मौजूद मुहासे और भी लाल हो गए थे। उसकी बातों से साफ था कि रिया उसके लिए किसी देवी से कम नहीं। दूसरे छात्र भी फुसफुसाते हुए कह रहे थे, मैंने पहले सुना था कि रिया पढ़ाई में टॉपर है, पर यह नहीं पता था कि हाथ पांव भी इतने तेज हैं। पक्का कोई ताइक्वांडो वगैरह सीखा होगा, वरना ऐसा कौन मारता है? कहीं वही लेजेंड वाली ब्लैक बेल्ट तो नहीं? और यार टोंगे देखो इसकी, अभी तो बस इंटर कॉलेज में है और फिगर इतना जबर, आगे क्या होगा सोचकर ही डर लगता है। वीर रहेजा रिया की धाक देखकर भीतर से काफी प्रभावित हुआ था। साथ साथ वह दुनिया की इस छोटी खूबसूरती को भी एंजॉय कर रहा था कि अचानक उसके कानों में 4 शब्द साफ पड़े, हाई लेवल मार्शल ट्रेनिंग। वीर के चेहरे की मुस्कान जैसे वहीं जम गई, उसकी भौहें सिकुड़ गई। लेवल मार्शल ट्रेनी? वह एक पल के लिए अवाक रह गया। मैंने गलत सुना क्या? उसने मन में खुद से सवाल किया, फिर खुद ही जवाब भी दिया। हो सकता है, अभी अभी तो मैं दोबारा इस दुनिया में लौटा हूं, दिमाग थोड़ा सुन्न है, कान भी धोखा दे रहे होंगे।
गलत सुन लेना कोई बड़ी बात नहीं। तभी करण वापस उसके पास आकर अब भी जोश में डूबा हुआ बोला, वीर पता है, पूरे स्कूल में कुल 5 हाई लेवल मार्शल ट्रेनी हैं और रिया उनमें इकलौती लड़की है। ऊपर से कोई बड़े घर से भी नहीं आती, एकदम नॉर्मल फैमिली। फिर भी देख कितना टैलेंट है उसमें, सच में कमाल की है। वीर के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। अंदर ही अंदर उसने सोचा, ये क्या बेकार की हाई लेवल वाली बातें हैं? मतलब मैंने सच में गलत नहीं सुना, पर यह कैसा सेटअप है? एक सीधी सादी शहरी जिंदगी में अचानक मार्शल ट्रेनी, हाई लेवल जैसा कॉन्सेप्ट कहां से टपक पड़ा? यह जो कुछ भी है, क्या इसे सच में पुनर्जन्म कह सकते हैं? उसे ऐसा महसूस हुआ मानो पूरी दुनिया उसके साथ कोई क्रूर मजाक कर रही हो। उसके दिल दिमाग में एक साथ ढेरों सवाल उठ खड़े हुए। उधर रिया ने देखा कि चारों तरफ बहुत भीड़ जमा हो गई है, तो उसने हल्का सा माथा सिकोड़ लिया। जमीन पर पड़े गुंडों की तरफ बिना दोबारा देखे ही उसने मुड़कर तेज कदमों से वहां से निकल जाना बेहतर समझा। जैसे ही वह चली गई, तमाशा खत्म हो गया और भीड़ भी अपने आप छटने लगी। स्कूल गेट के पास पहुंचकर वीर रहेजा और करण अलग हो गए। वीर को जल्दी ही वह कार दिख गई जो उसे लेने आई थी। सड़क के किनारे लगी चमचमाती BMW पर कई छात्रों की नजरें टिकी हुई थीं। उनकी ईर्ष्या भरी निगाहों के बीच वह आराम से कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया और गाड़ी धुआं छोड़ती हुई आगे निकल गई। कार में बैठे बैठे वह खिड़की से बाहर झांकता रहा। सड़क के दोनों तरफ के नजारे तेजी से पीछे छूटते जा रहे थे और वह ख्यालों में गुम था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे लगे पेड़ों पर पड़ी। दोनों ओर के पेड़ अजीब तरह से ऊंचे थे। तनों से लेकर शाखों तक सब कुछ जरूरत से ज्यादा घना और ताकतवर दिख रहा था। हर तरफ हरियाली कुछ ज्यादा ही भरपूर लगी। वीर ने मन ही मन सोचा, इन पेड़ पौधों ने क्या खाया है भाई? पौष्टिकता कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई? उसे याद आया, स्कूल के अंदर भी घास, झाड़ियां, पेड़ पौधे सब कुछ असामान्य रूप से घने और ताकतवर दिखते थे। लेकिन वह अपने दोबारा जीने वाली बात में इतना उलझा हुआ था कि तब ध्यान ही नहीं दे पाया। पूरे रास्ते जो कुछ भी उसकी नजर से गुजरा, उसने उसे अंदर तक हिला दिया। बिल्कुल साफ और चौड़ी सड़कें, राहगीरों के कपड़े, हेयर स्टाइल, गहने, सब कुछ बेहद मॉडर्न और आगे का। चारों तरफ नियॉन लाइटों और ऊंची ऊंची इमारतों से भरा चमचमाता कारोबारी इलाका। ये सब कुछ भी उस दौर जैसा नहीं था जिसे वह कभी 2009 के नाम से जानता था। सच तो यह था कि जिस साल 2019 से वह लौटा था, वह भी शायद इतनी तेज रफ्तार तरक्की तक नहीं पहुंचा था। ये दुनिया सच में वही है क्या? वीर का दिमाग उलझन से भर गया था। उसी समय उसकी निगाह फुटपाथ पर चलते एक और अजीब नजारे पर पड़ी। करीब 20 बरस की एक स्टाइलिश लड़की हाई हील्स में एटीट्यूड के साथ चल रही थी। उसके हाथ में पट्टा था और उस पट्टे से बंधा हुआ उसका पालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता देखना कोई अजीब बात नहीं, पर यह कुत्ता तो लगभग किसी बछड़े के बराबर बड़ा था। बाल घने, शरीर चौड़ा, कद आश्चर्यजनक। वीर के मुंह से अपने आप निकल गया, ये क्या? ये कुत्ता है या भैंस? ये किस नस्ल का दानो है भाई, इतना बड़ा? उसने गहरी सांस ली, खुद को थोड़ा संभालने की कोशिश की और अपनी ठुड्डी सहलाते हुए गौर से उसे देखने लगा। दिखने में तो गोल्डन रिट्रीवर ही लग रहा है, पर इतना विशाल, ये नॉर्मल नहीं। आगे बढ़ते बढ़ते उसे और भी कई लोग अपने पालतू जानवरों के साथ दिखे। लगभग हर पालतू कुत्ता आम साइज से कहीं ज्यादा बड़ा था। कुछ तो इतने ऊंचे कि एक छोटे बच्चे की छाती तक आते हों। एक जगह उसने साफ देखा माँ बाप आराम से शॉपिंग कर रहे थे और उनका छोटा बच्चा उस बड़े कुत्ते की पीठ पर बैठा उसे घोड़े की तरह हाँकते हुए इधर उधर घूम रहा था। पालतू कुत्ते अब सवारी बन गए थे। इतना ही नहीं, कुछ पालतू बिल्लियां भी नजर आईं, जिनकी 2-2 पूंछें थीं। कुछ बिल्लियां तो इतनी बड़ी थीं कि दूर से देखने पर चीता लगे। फिर भी इन सब जानवरों में एक अजीब सी शांति थी। वे बड़ी आज्ञाकारी लग रही थीं और उनके आसपास से गुजरते लोग भी इन्हें देखकर न तो चौंक रहे थे न डर रहे थे, मानो इनके लिए यह रोजमर्रा की आम बात हो। काफी देर तक इतना सब देख लेने के बाद वीर को लगा उसका दिमाग अब सुन्न पड़ता जा रहा है। ये तो बिल्कुल भी मेरी पुरानी दुनिया नहीं हो सकती। सहपाठी वही, स्कूल वही, घर बार भी शायद वही, लेकिन दुनिया की कई बुनियादी चीजें पटरी से उतर चुकी थीं। करीब 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद कार सुदर्शन विला कॉलोनी में दाखिल हुई। कई मोड़ काटने के बाद आखिरकार एक भव्य विला के सामने आकर रुक गई। वीर ने खिड़की से बाहर झांककर देखा और मन ही मन राहत की सांस ली। कम से कम मेरा घर तो अब भी यहीं है। रहेजा परिवार वैसे देखा जाए तो छोटे मोटे अमीरों में नहीं गिना जाता था। वे इस शहर के जाने माने धनाढ्य घरानों में से एक थे।
वीर के दादाजी के 4 बच्चे थे। उसके पिता विजय रहेजा घर में दूसरे नंबर पर थे। बिजनेस का दिमाग गजब का था। उन्होंने अपने पिता के पुराने धंधे से अलग होकर अपना नया साम्राज्य खड़ा किया, स्टार ग्रुप। दादाजी की पुरानी कंपनी रॉयल ग्रुप पहले से ही मशहूर थी और विजय रहेजा का स्टार ग्रुप अब उसी के बाद शहर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुका था। स्टार ग्रुप और रॉयल ग्रुप दोनों ही मिलकर कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा की संपत्ति पर टिके हुए थे। पर वीर यह भी अच्छी तरह जानता था कि दुनिया भर में ऐसी कितनी ही कंपनियां हैं। रहेजा परिवार इस शहर के इस छोटे से हिस्से में चाहे कितना भी रौब दिखा ले, असली बड़े वैश्विक घरानों के आगे वे भी बस एक जरा सी थोड़ी बड़ी चींटी ही हैं। अपने पिछले जन्म में रहेजा परिवार ने किसी ऐसे शख्स से टक्कर ले ली थी जिससे पंगा लेना नहीं चाहिए था। नतीजा यह हुआ कि उन्हें ऐसी चोट लगी कि संभलने का मौका ही नहीं मिला। मुश्किल से 1 महीने के अंदर अंदर कंपनी की रीढ़ टूट गई। कर्जों के बोझ से ढहती इमारत की तरह पूरा कारोबार ढह गया और दिवालिया घोषित करना पड़ा। रहेजा परिवार पूरी तरह मिट गया। लोग उन्हें बस पुराने किस्सों में याद करने लगे। कागज पर 100 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर सुनने में बड़ा चमकीला लगता है, लेकिन जब सचमुच किसी सच्चे विशालकाय से टकराव हो जाए तो इतनी रकम उनके लिए शायद जेब खर्च भर हो। किस्मत का खेल भी अजीब होता है। वीर रहेजा जो कभी आसमान पर चलता था, सीधा जमीन पर आ गिरा। अगले कई सालों तक उसने जानवरों से बदतर जिंदगी जी, गालियां, जिल्लत, अपमान सब झेला, जब तक कि उसकी आंख खुली और वह दोबारा इसी उम्र, इसी दौर में नहीं लौट आया। या फिर क्या यह सच में दोबारा जीना है भी? दुनिया इतनी बदल चुकी है, पता नहीं इस बार रहेजा परिवार का अंजाम क्या होने वाला है। क्या उसके मम्मी पापा अब भी वैसे ही हैं जैसे उसकी यादों में हैं? कहीं ऐसा न हो कि जैसे बाहर की दुनिया बदल गई, वैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखते ही उसके अपने माँ बाप भी बदल चुके हों। नहीं, ऐसा नहीं होगा, वीर ने खुद से जोर से कहा, जैसे अपने दिल की धड़कन को काबू में करना चाहता हो। उसके सीने में हल्की घबराहट थी, सांसें तेज चल रही थीं। विला के गेट के सामने खड़े होकर उसने आंखें बंद की, 2-3 गहरी सांसें लीं, खुद को संभाला और फिर धीरे धीरे अंदर कदम बढ़ाया। 2009 के इसी वक्त के आसपास सुदर्शन विला कॉलोनी में विला की कीमतें प्रति वर्ग मीटर 20,000 रुपए से ऊपर जा चुकी थीं। वीर रहेजा का विला करीब 800 वर्ग मीटर में फैला हुआ था। इसे खरीदने में ही 1 करोड़ रुपए से ज्यादा लग गए थे और अंदर की सजावट, फर्नीचर वगैरह मिलाकर इसकी कुल लागत 2 करोड़ से ऊपर पहुंच जाती थी। विला में दाखिल होते ही सामने एक बहुत बड़ा सा हॉल नजर आता था। अंदर 2 नौकरानियां झाड़ पोंछ में लगी हुई थीं। उसी बीच रसोई में वीर की मां लीला रहेजा हाथों से काम निपटा रही थीं। वह खुद एक पढ़े लिखे संस्कारी घराने से थीं। कॉलेज के जमाने में शहर की जानी मानी होनहार छात्रा मानी जाती थीं, लेकिन वह उन औरतों में से नहीं थीं जो सिर पर ताज रखकर बैठ जाएं और कभी कोई काम न करें। उल्टा उनके हाथ के बनाए खाने में ऐसा कमाल था कि वीर और उसके पिता दोनों ही उनके पकाए हुए हर व्यंजन की तारीफ करते नहीं थकते थे। इसीलिए लीला रोज खुद ही घर में खाना बनाती थीं। रसोई से आती जानी पहचानी खुशबू, बर्तनों की छन छन और अंदर व्यस्त चलती उनकी परछाई। रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर वीर कुछ देर तक बस देखता रहा। फिर काफी देर बाद किसी तरह गला साफ करके बोला, मैं आ गया। लीला ने पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए कहा, अरे आ गए तुम, थोड़ी देर रुक जाओ, तुम्हारे पापा भी बस आते ही होंगे, तब सब साथ में खाएंगे। ठीक है, मैं पहले मुंह हाथ धोकर आता हूँ। वीर बिना देर किए सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर भागा और सीधे बाथरूम में घुस गया। आज इस लड़के को क्या हो गया है? लीला ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और फिर से पकवानों में जुट गईं। बाथरूम में वीर ने नल खोला और ठंडे पानी की धार को अपने चेहरे पर गिरने दिया। मैं वापस आ गया हूं। सोचते हुए उसके होंठों पर बुदबुदाहट सी आई। किसने सोचा था कि 10 साल बाद उसे दोबारा इसी घर में लौटने का मौका मिलेगा। अपने पिछले जन्म में रहेजा परिवार के पतन के बाद उसके पापा विजय रहेजा की हत्या कर दी गई थी। कुछ ही समय बाद उसकी मां लीला भी डिप्रेशन में डूबकर दुनिया छोड़ गई। वीर ने सिर उठाया, तौलिए से चेहरा पोंछा और आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। 10 साल में बहुत कुछ बदल जाता है। खुद वीर भी बदल चुका था। वह बिगड़ा हुआ बेफिक्र लड़का नहीं रहा था जो पहले हुआ करता था। बहुत से लोगों और बहुत सी बातों के प्रति अब उसके मन में बस ठंडापन रह गया था, लेकिन दिल के किसी कोने में कुछ नरम एहसास अब भी जिंदा थे।
जिनको वह छूना ही नहीं चाहता था। अब जब किस्मत ने उसे जिंदगी का एक और मौका दिया था, वे दबे दबे जज्बात फिर से सिर उठाने लगे थे। उसने गहरी सांस ली, चेहरा पोंछा, बाथरूम से बाहर निकला, अपने कमरे का वही पुराना दरवाजा खोला जैसा उसकी यादों में था और अंदर चला गया। अंदर की सजावट, फर्नीचर, सब कुछ जाना पहचाना था। दीवारों पर जगह जगह मशहूर NBA खिलाड़ियों के पोस्टर लगे हुए थे। किताबों की अलमारी CD और उपन्यासों से भरी हुई थी। खिड़की के पास एक स्टडी टेबल थी जो बिस्तर से ज्यादा दूर नहीं थी, और मेज पर एक कंप्यूटर रखा था। कंप्यूटर एकदम नया मॉडल था, एप्पल कंपनी का, चमकती हुई चांदी रंग की पतली स्टाइलिश बॉडी वाला। यह भी उन चीजों में से एक थी जो इस समय रेखा से मेल नहीं खाती थी। कंप्यूटर पर नजर पड़ते ही वीर को अचानक कुछ याद आया। उसने बैग में हाथ डाला, अपना मोबाइल निकाला और देखा। यह 2009 का कोई पुराना कीपैड वाला फोन नहीं था, बल्कि बिल्कुल नया चमकता हुआ iPhone 8 था। वीर पहले से ही आधा अधूरा तैयार था, सो ज्यादा घबराया नहीं। लगभग मशीन की तरह उंगलियां चलाकर उसने पासवर्ड डाला और फोन अनलॉक कर लिया। उसे पहली बार लगा कि वह वाकई किस्मत वाला है। वह उन लोगों में से नहीं था जो हर दूसरे दिन पासवर्ड बदल देते हैं। इतने सालों से उसने हमेशा एक ही पासवर्ड इस्तेमाल किया था, सो अब भी काम आ गया। फोन की स्क्रीन पर तरह तरह के ऐप चमक रहे थे, ज़ोमैटो, स्विगी, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रीलें, ऐसी कई चीजें जो असल में 2009 के जमाने में थी ही नहीं। जब वह पहली बार इस दुनिया में वापस आया था, तब उसका इरादा था कि पिछले जन्म की यादों का फायदा उठाकर ऊपर तक चढ़ जाएगा और अंबानी अडानी जैसे बड़े व्यापारियों को भी अपने सामने झुकाने पर मजबूर कर देगा, ताकि वे स्टेज पर खड़े होकर उसके लिए गाने गाएं। अब लग रहा था यह सपना भी हवा हो चुका है। उसने एक लंबी सांस भरी, फोन को बिस्तर पर रख दिया और कंप्यूटर ऑन कर दिया। सारी बातें जानने का सबसे अच्छा जरिया अभी भी इंटरनेट ही था। जब कंप्यूटर बूट हुआ तो वीर थोड़ा चौंक गया। सिस्टम विंडोज 10 नहीं था, बल्कि उससे भी आगे की विंडोज की 11वीं पीढ़ी जैसा कुछ चल रहा था। यह साफ दिख रहा था कि इस दुनिया की टेक्नोलॉजी की रफ्तार पूरी तरह उसकी पुरानी 2019 वाली दुनिया से मेल नहीं खा रही थी, कुछ जगह आगे भी निकल चुकी थी। थोड़ी देर हाथ पैर चलाकर उसने इस नए सिस्टम की आदत डाली, फिर ब्राउजर खोला। खोज की पट्टी में उसने टाइप किया मार्शल आर्टिस्ट। सर्च दबाते ही ढेर सारी जानकारी उसकी आंखों के सामने आ गई। करीब 1 घंटा से ज्यादा तक तरह तरह के वेब पेज पढ़ने के बाद वीर ने ब्राउजर बंद किया, कुर्सी पर पीठ टिकाई और छत की तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में पूरी तरह अविश्वास झलक रहा था। स्क्रीन पर जो कुछ पढ़ा था वह कुछ यूं था। करीब 30 साल पहले पूरी दुनिया में एक अजीब घटना घटी। आसमान और जमीन के बीच जगह जगह पर अंतरिक्षीय दरारें नजर आने लगीं। उन दरारों के दूसरी तरफ थी एक बिल्कुल नई दुनिया, स्टार मार्शल महाद्वीप। स्टार मार्शल महाद्वीप पर एक रहस्यमयी शक्ति का अस्तित्व था, जिसे लोग फोर्स कहते थे। वहां के लोग इसी फोर्स की साधना करते थे, उसे काबू में लाते थे और उसकी बदौलत मार्शल आर्टिस्ट बनते थे। ये मार्शल आर्टिस्ट आम इंसान नहीं थे, बल्कि हैरतंगेज ताकतों से भरे योद्धा थे। लो लेवल मार्शल आर्टिस्ट पत्थर की चट्टानें तोड़ सकते थे, तलवार की एक धार से बहता पानी चीर सकते थे। हाई लेवल मार्शल आर्टिस्ट पहाड़ों को ढहा सकते थे, नदियों और समुद्र की दिशा तक बदल सकते थे। ये सब पढ़कर वीर के मुंह से बस यही निकला, ये तो हद से ज्यादा फिल्मी है यार। उसके पास कहने को और कुछ नहीं बचा था। धरती के वैज्ञानिकों ने इस फोर्स पर लंबे समय तक रिसर्च की और नतीजा निकाला कि यह शायद किसी किस्म का डार्क मैटर है। लेकिन वे अब भी यह नहीं समझ पाए थे कि स्टार मार्शल महाद्वीप के लोग और जानवर इस डार्क मैटर को सोखकर अपने शरीर को कैसे बदल लेते हैं, जबकि धरती के जीव ऐसा नहीं कर पा रहे थे। कुछ ही समय बाद जैसे जैसे ये अंतरिक्षीय दरारें स्थिर होती गईं, धरती खुद भी बदलने लगी। धरती पर मौजूद पौधों में बदलाव आया। पेड़ पौधे पहले से ज्यादा लंबे और घने होने लगे। कई वो प्रजातियां जो कभी विलुप्त मानी जाती थीं, फिर से धरती पर दिखाई देने लगीं। जानवरों का आकार भी बढ़ गया। उनकी शारीरिक बनावट में जैसे शल्क, धारदार पंजे, मजबूत दांत वगैरह पहले से कहीं ज्यादा ताकत आ गई। कुछ खास तरह से प्रतिभाशाली जानवरों में तो सीधा म्यूटेशन होने लगा। उनमें धातु, लकड़ी, जल और पृथ्वी जैसे अलग अलग गुणों पर आधारित खास शक्तियां भी जाग गईं। और चूंकि सारे जीवों में सबसे ज्यादा दिमाग इंसान के पास था, तो यह विकास मनुष्यों को भी नहीं छोड़ सकता था। इंसानी शरीर और भी मजबूत होने लगे।
लोग पहले से ज्यादा तेज दौड़ सकते थे, ऊंचा कूद सकते थे, ज्यादा ताकत लगा सकते थे और उम्र भी लंबी होने लगी। 30 साल पहले जो बुजुर्ग 70-80 साल के थे, उनमें से ज्यादातर अब भी जिंदा थे। उनकी उम्र 100 साल पार कर चुकी थी, लेकिन चाल ढाल और दिमाग से वे किसी 60-70 साल के इंसान से ज्यादा अलग नहीं लगते थे। धरती के लोग तो जैसे पागल हो गए। दुनिया भर के तमाम देश जो पहले आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, अपने पुराने झगड़े भुलाकर एक वैश्विक संयुक्त सम्मेलन में जुटे। वैसे भी तब तक पुराने देशों के कई नाम बदल चुके थे। धरती कुछ चंद महासंघों और गठबंधनों में बांटी जा चुकी थी। आखिर में यह तय हुआ कि इन अंतरिक्षीय दरारों की जांच के लिए खास दल बनाए जाएं। उनकी सुरक्षा पक्की होने के बाद अलग अलग इलाकों से चुने हुए सैनिकों और विशेषज्ञों को बारी बारी से स्टार मार्शल महाद्वीप में भेजा जाने लगा। इन चुने हुए लोगों को ही अग्रदूत कहा गया। स्टार मार्शल महाद्वीप बहुत विशाल था। ये अग्रदूत खुद को दूसरे संसार से आए मेहमान बताकर वहां के स्थानीय लोगों का भरोसा जीतने में काफी हद तक कामयाब हो गए। धरती वालों ने सीधे कब्जा करने की बजाय शांतिपूर्ण साथ रहने की राह अपनाई और वहां के मूल निवासियों के साथ नरमी से पेश आकर अपने लिए जगह बनाई। कुछ समय बाद इन्हीं अग्रदूतों ने स्टार मार्शल महाद्वीप से एक और जबरदस्त चीज लेकर वापसी की। बॉडी चैन रिपेयरिंग मेथड, यानी शरीर की जंजीरों की मरम्मत की विधि। लंबे शोध और प्रयोगों के बाद पता चला कि धरती के इंसान भी अपनी इन अदृश्य जंजीरों की मरम्मत कर सकते हैं, और जब ये जंजीरें मजबूत हो जाएं, तो वे भी फोर्स को अपने अंदर जमा कर सकते हैं। आखिर में तमाम महासंघों और देशों ने मिलकर एकमत से फैसला लिया कि यह जंजीर मरम्मत विधि सबके लिए खोल दी जाए। इसी के साथ पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट के एक नए युग की शुरुआत हुई। यह सब कुछ इंसानी इतिहास का बहुत बड़ा मोड़ था। इसके बाद इतिहास ने मानो तीखा मोड़ लिया और एक ऐसी दिशा में भागने लगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी अक्ल है। इस नई विद्या के जरिए देखते देखते इंसानियत ने खुद को बहुत तेजी से मजबूत बना लिया और चंद ही सालों में दुनिया भर में तगड़े तगड़े मार्शल आर्टिस्ट उभर आए। इनमें से कुछ मार्शल आर्टिस्ट फौज में शामिल हो गए, कुछ सरकार के अहम विभागों में भर्ती हुए, कुछ बड़े कॉरपोरेट घरानों और रसूखदार खानदानों की निजी ताकत बन गए। कई आम लोग जो बंधे रहना नहीं चाहते थे, वे आजाद मार्शल आर्टिस्ट बन गए और आम जनता को ट्रेनिंग देने के लिए तरह तरह के मार्शल आर्ट स्कूल खोलने लगे। इन्हीं मार्शल आर्टिस्टों की मौजूदगी की वजह से आज कई खतरनाक म्यूटेटेड जानवरों को शहरों से बाहर ही रोका जा पाता है, वरना वे सभ्य समाज को मिटाकर रख दें। लेकिन मार्शल आर्ट अंततः एक ऐसा रास्ता है जिसे चलने के लिए काबिलियत चाहिए। हर कोई मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता। किसी भी इंसान को औपचारिक मार्शल आर्टिस्ट बनने के लिए पहले अपने शरीर को तराशना होता है। जो लोग इस बुनियादी स्तर पर अपने शरीर और क्षमता को निखारते हैं, उन्हें मार्शल आर्ट के ट्रेनी कहा जाता है। जब यह नींव पक्की हो जाती है, तभी कोई आदिम फोर्स को अपने अंदर खींचकर शरीर में जमा कर सकता है। अगर फोर्स को पानी माने तो इंसानी शरीर उस पानी को संभालने वाला बर्तन है। फोर्स को सोखने की प्रक्रिया ऐसे है जैसे उस बर्तन को पानी से भरना। मार्शल आर्ट के ट्रेनीज को उनकी कुल शारीरिक क्षमता के आधार पर 3 स्तरों में बांटा जाता है: लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल। रिया, जिससे वीर की मुलाकात थोड़ी देर पहले स्कूल के गेट पर हुई थी, इन्हीं में से एक हाई लेवल ट्रेनी थी, जो बस एक कदम दूर थी औपचारिक मार्शल आर्टिस्ट बनने से। लेकिन वही एक कदम ज्यादातर लोगों के लिए पार करना मुश्किल हो जाता है। किसी इंसान के शरीर में फोर्स का वाकई संचार होना या न होना, यही असली गुणात्मक फर्क पैदा करता है। एक पूरा विकसित मार्शल आर्टिस्ट जिसने फोर्स को साध लिया हो, आसानी से ऐसे 10 हाई लेवल ट्रेनीज को हरा सकता है जिनके पास फोर्स नहीं है। कागज पर देखे तो हाई लेवल ट्रेनी और औपचारिक मार्शल आर्टिस्ट के बीच बस एक सीढ़ी का फासला लगता है, मगर असल में यह अंतर आसमान जमीन जितना है। ऊपर से पुरानी कहावत को नए अंदाज में लोग ऐसे दोहराने लगे: गरीबों के बच्चे किताब में डूबे रहते हैं, अमीरों के बच्चे मार्शल आर्ट में। मार्शल आर्ट की साधना के लिए भारी भरकम संसाधन चाहिए, दवाइयां, पोषक पेय, ट्रेनिंग का सामान, और ये सब बेहद महंगा होता है। आम लोगों के लिए इस दौड़ में टिक पाना आसान नहीं। आखिर में नतीजा यही निकला कि धरती पर इंसानों की भीड़ भले ही बहुत बड़ी हो, लेकिन असली मार्शल आर्टिस्ट अब भी गिने चुने ही हैं। लेकिन इस कमी ने उल्टा मार्शल आर्टिस्टों की कीमत और बढ़ा दी, उनकी ताकत,
उनकी दुर्लभता और उनका महत्व, इन सब ने मिलकर उन्हें इस नई दुनिया का एक अलग ही खास दर्जा दे दिया। शाम के 7 बज चुके थे। रहेजा परिवार आखिरकार रात के खाने के लिए एक साथ मेज पर बैठा था। तुम्हारे पापा की गई गाड़ी तो आधे रास्ते तक पहुंच चुकी थी और उन्हें फिर कंपनी का काम याद आ गया। आने जाने में 1 घंटे से ज्यादा समय लग गया। क्या वापस दफ्तर भागने से पहले आराम से खाना नहीं खा सकते ये? लीला रहेजा ने वीर की थाली में सब्जी परोसते हुए ठंडी सांस ली। वीर अपने कमरे में 1 घंटे से ज्यादा रिसर्च में डूबा रहा और उसे खाने पीने का होश ही नहीं रहा था। गनीमत ये रही कि उसके पापा भी दफ्तर के काम से लेट पहुंचे, वरना अब तक आधा खाना ठंडा हो चुका होता। मामला थोड़ा अर्जेंट है, मुझे अभी वापस जाकर निपटाना पड़ेगा। विजय रहेजा ने हल्की बेबसी के साथ कहा। अच्छा, रहने भी दो तुम्हारी उस महान कंपनी को। इन्हें तो बस अपने उसी घटिया दफ्तर की फिक्र रहती है। लीला ने आंखें तरेर कर विजय की तरफ देखा, फिर प्लेट में रोटी रखते हुए बड़बड़ाई। वीर यह सब देख सुनकर मन ही मन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। हाई स्कूल के दिनों में वीर और उसके पापा के रिश्ते इतने सहज नहीं थे। विजय रहेजा को बेटे से बहुत उम्मीदें थी और वे स्वभाव से ही काफी सख्त थे। दूसरी तरफ वीर उस समय तक काफी विद्रोही, बेपरवाह और चिड़चिड़ा हो चुका था, तो दोनों के बीच टकराव होना लाजमी था। अब जब वह सब पीछे छूट चुका था और आज की नजर से वह अपनी पुरानी हरकतों को देखता, तो उसे खुद पर ही हंसी आती। कितनी बचकानी, कितनी मूर्खता भरी थी कई बातें। खाने की मेज पर वीर और विजय दोनों ज्यादातर चुप ही रहे। लीला ही थी जो वीर की प्लेट में बार बार खाना डालती जा रही थी। कभी उससे, कभी उसके पापा से 2-4 बात पूछ लेती। वीर को यह घरेलू सुकून वाला माहौल भीतर तक अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद विजय ने वीर से उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। रिग्जाम्ड, आगे के प्लान, वही पुरानी बातें। इस बार वीर ने बिना किसी अकड़, बिना किशोर उम्र वाले नाटकबाजी के बहुत शांति से सीधा सपाटा जवाब दिया। न कोई चुड़चुड़ापन, न जरा सी बात पर चम्मच पटना, न मेज छोड़कर उठ जाना। विजय थोड़ी देर उसे देखकर हैरान भी हुए। उन्हें लगा आज लड़के में कुछ अलग सा है, पर वे ज्यादा सोच न सके। खाना खत्म करते ही वे जल्दी जल्दी उठे और फिर से दफ्तर के लिए निकल गए। एक बड़ी कंपनी के सीईओ होने के नाते उनके पास हर रोज इतना काम होता था कि रात में भी मुश्किल से 4-5 घंटे की ही नींद नसीब होती थी। वीर ने भी खाना खत्म किया, मां को इशारे से बताया कि वह बाहर जा रहा है और फिर घर से निकलकर सीधे पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स हॉल की तरफ चल पड़ा। रात की सड़क पर एक पीली स्पोर्ट्स कार दहाड़ती हुई दौड़ रही थी। उसकी घरघराहट और रफ्तार आसपास के लोगों का ध्यान खींच रही थी। इस युग की ज्यादातर आधुनिक गाड़ियां ऊर्जा के लिए फोर्स का इस्तेमाल करती थीं। पेट्रोल वगैरह का जमाना बहुत पहले जा चुका था। फोर्स से चलने वाली गाड़ियां सस्ती भी थीं और पर्यावरण के लिए कम नुकसानदेह भी। स्टार मार्शल महाद्वीप से जो अग्रदूत वापस लौटे थे, वे सिर्फ शरीर की जंजीरों की मरम्मत की विधि ही नहीं लाए थे, बल्कि फोर्स सभ्यता से जुड़े तमाम तरह के उत्पाद भी अपने साथ लेकर आए थे। उन्हीं में से एक थी फोर्स रून्स की तकनीक। धरती की पुरानी तकनीक और उस उन्नत फोर्स सभ्यता के मिलन से जो चीज पैदा हुई, उसे अब लोग फोर्स टेक्नोलॉजी कहते थे। अब कारें फोर्स से चलती थीं। कंप्यूटर और मोबाइल तक में नवीनतम फोर्स रून चिप और बैटरी लगी होती थी, जिससे वे पहले से बहुत तेज और ज्यादा बैकअप वाले हो गए थे। लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद वीर पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी के सामने पहुंचा और गाड़ी पार्किंग में लगा दी। उसकी अब तक की जानकारी के हिसाब से पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी आर्यावर्त महासंघ की 3 सबसे प्रतिष्ठित मार्शल आर्ट अकादमियों में से एक मानी जाती थी। अकादमी का मुख्य गुरु 12 सितारा योद्धा स्तर वाला मार्शल आर्टिस्ट था, जिसकी युद्ध क्षमता पूरे आर्यावर्त महासंघ में शीर्ष 5 में गिनी जाती थी। पूरी धरती पर बचे गिने चुने महासंघों में भी आर्यावर्त की कुल ताकत शीर्ष 20 में गिनी जाती थी। औपचारिक योद्धाओं को कुल मिलाकर कई स्तरों में बांटा गया था। सबसे पहले सैनिक स्तर, जिसे 1 से लेकर 9 सितारा स्तरों में विभाजित किया गया। उसके ऊपर 10 सितारे वाला अर्ध योद्धा स्तर, 11 सितारे निम्न स्तरीय योद्धा, 12 सितारे मध्य स्तरीय योद्धा और 13 सितारे उच्च स्तरीय योद्धा स्तर का प्रतिनिधित्व करते थे। इन सबको ध्यान में रखकर देखा जाए तो पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स स्कूल के मास्टर की ताकत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी का मुख्यालय सूर्यनगर आर्यावर्त महासंघ की राजधानी में था,
लेकिन इसके शाखा केंद्र पूरे महासंघ के बड़े बड़े शहरों में फैले हुए थे। हर शाखा में ढेर सारे मार्शल आर्ट सदस्य और असरदार लोग जुड़े हुए थे। सागरपुर तटीय नगर में स्थित पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी की ये शाखा समुद्र के बिल्कुल करीब बनी हुई थी। रात के धुंधलके में दूर से देखने पर यह किसी विशालकाय जानवर की तरह दिखती थी, जो जमीन पर पसरा हुआ किसी बड़े विश्वविद्यालय के बराबर फैले हुए क्षेत्र को घेरे बैठा हो। मार्शल आर्ट स्कूल का मुख्य प्रवेश द्वार इतना चौड़ा था कि एक साथ 5-6 कारें आराम से निकल सकती थीं। दूर से ही इसका स्केल देखकर किसी पर भी रौब पड़ जाए। मुख्य गेट के बीचों बीच एक विशाल चट्टान खड़ी थी, जिस पर सुनहरी चमकते बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, पोलर स्टार मार्शल आर्ट स्कूल सागरपुर शाखा। बगल की सुरक्षा चौकी से कई सशस्त्र सुरक्षाकर्मी स्पोर्ट्स कार की तरफ बढ़े। नियमित जांच चल रही है, कृपया सहयोग कीजिए। उनमें से एक ने कड़क आवाज में कहा। वीर ने कार की खिड़की नीचे की, सिर हिलाकर इशारा किया, फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। सुरक्षा कर्मियों ने गाड़ी के अंदरूनी हिस्से को अच्छे से खंगाला, फिर एक हैंड स्कैनर से वीर के पूरे शरीर की जांच की। उसी दौरान वीर भी चुपचाप उन सुरक्षा कर्मियों का जायजा ले रहा था। सबने काले रंग की मजबूत सुरक्षात्मक जैकेट पहन रखी थी। उनके कंधों पर जो बंदूकें टंगी थीं, वे साफ तौर पर बड़े कैलिबर की मशीन गनें लग रही थीं, जिनकी नली तक देखकर ही किसी के भी होश उड़ जाएं। उन बंदूकों की धातु पर फोर्स के विशेष प्रतीक खुदे हुए थे, जो साफ बताते थे कि यह आम हथियार नहीं बल्कि फोर्स हथियार हैं, साधारण बंदूकों से कई गुना ज्यादा घातक। एक प्रशिक्षित मार्शल आर्टिस्ट को भी अगर सीधे इसकी गोली लग जाए तो उसकी हालत खराब हो सकती है, शरीर तक अपंग हो जाए। जांच पूरी होने के बाद सुरक्षा गार्डों ने उसे अंदर जाने का इशारा कर दिया। वीर ने गाड़ी पार्किंग में लगाई और फिर मार्शल आर्ट स्कूल के भीतरी प्रांगण की तरफ बने रास्ते पर चल पड़ा। हालांकि रात के लगभग 8 बज चुके थे, फिर भी पूरा मार्शल आर्ट जिम ऐसे जगमगा रहा था मानो अभी भी दिन ही हो। सड़कों और लॉन पर कई छात्र घूमते फिरते नजर आ रहे थे। काफी लोग इस वक्त भी ट्रेनिंग में व्यस्त थे। मार्शल आर्ट की साधना में तो हर एक सेकंड की कीमत होती है। केवल नैसर्गिक प्रतिभा काम नहीं आती, असली निखार तो पसीना बहाने और लगातार मेहनत करने से ही आता है। मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर 3 ऊंची इमारतें खड़ी थीं। उनका रंग चांदी जैसा सफेद था, बनावट अलग सी, जिसे दूर से भी आसानी से पहचाना जा सके। बीच वाली इमारत प्रशासनिक भवन था। ऊंचाई में लगभग 100 मीटर, एक विशाल आयत तरह सीधा ऊपर उठा हुआ, लेकिन सबसे ऊपर का हिस्सा एक अजीब सा अर्धवृत्ताकार गुंबद लिए हुए। बाएं हाथ की तरफ वाली इमारत मार्शल आर्ट प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के लिए थी और दाहिनी तरफ वाली औपचारिक मार्शल आर्टिस्टों के प्रशिक्षण की। ये दोनों इमारतें 2 विशाल गोलार्धों जैसी दिखाई देती थीं। ऊंचाई में तो बस 3 मंजिला थीं, लेकिन अंदर से इतनी चौड़ी कि उनका फर्श क्षेत्र वीर के पुराने स्कूल पूर्वतट नंबर 1 इंटर कॉलेज के खेल मैदान से कम दुगुना हो। तीनों इमारतों को साथ साथ खड़ा देखकर वीर के मन में आया, क्या मालिक का सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा ज्यादा ही टेढ़ा है? वीर ने पहले से ही इंटरनेट पर काफी जानकारी जुटा रखी थी, इसलिए वह सीधे बीच वाली प्रशासनिक इमारत की तरफ बढ़ा। स्टाफ से पूछताछ और जरूरी औपचारिकताएं पूरी करके उसने मार्शल आर्ट स्कूल में छात्र के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया और फिर निर्देशानुसार बाईं तरफ स्थित मार्शल आर्ट प्रशिक्षण भवन की ओर चल पड़ा। संसाधनों की बर्बादी न हो, इसलिए मार्शल आर्ट स्कूल 16 से 30 साल तक की उम्र के बीच के लोगों को ही प्रवेश देता था। वीर की उम्र अभी मात्र 17 साल थी, तो उसकी ओर से कोई समस्या नहीं थी। मार्शल आर्ट प्रशिक्षण भवन में प्रवेश करते ही, लॉबी में कदम रखते ही उसके कानों में शोर का एक घना बादल टकराया। पहली मंजिल पर शुरुआती स्तर के छात्र ट्रेनिंग लेते थे। ये वही वर्ग था जिसे मार्शल आर्ट के शुरुआती प्रशिक्षु कहा जाता है। पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी में ऐसे शुरुआती प्रशिक्षुओं की संख्या 3000 से ज्यादा थी। पहली मंजिल पर बने बड़े बड़े ट्रेनिंग हॉल में हर तरफ छात्र अपनी अपनी शारीरिक जंजीरों को साधने में लगे हुए थे, जिससे पूरा माहौल जिंदगी और जोश से भरा लग रहा था। जैसे ही वीर मुख्य हॉल में दाखिल हुआ, उसके कदम वहीं रुक गए। उसने जो देखा, उसे देखकर उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न सा हो गया। हवा में यहां वहां दर्जनों, लगभग 40-50 पारदर्शी बुलबुले तैर रहे थे। कुछ बुलबुलों पर हल्के से चमकते शब्द दिख रहे थे। शक्ति 1, गतिन, शारीरिक संरचना 1, समझ, आशक्ति 2, और ऐसे ही कई। वीर ने जोर से पलकें झपकाईं।
बुलबुले फिर भी वहीं थे, मानो उन्हें केवल वही देख सकता हो, बाकी किसी की नजर में वे आते ही न हो। ये तो सीधा सीधा चीट कोड लग रहा है। वह उलझन में पड़ गया, समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसने पास से गुजरते एक छात्र को हाथ बढ़ाकर रोक लिया। क्या है? दूसरा लड़का मुश्किल से 16-17 बरस का होगा। उसने वीर की तरफ हल्की खींच के साथ देखा, जैसे कह रहा हो, तुम्हें काम कम है क्या? वीर ने नीचे जमीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। भाई फर्श बहुत बढ़िया लगा मुझे। वे पारदर्शी बुलबुले घुटने की ऊंचाई के आसपास तैर रहे थे। अगर कोई नीचे की तरफ देखे तो सबसे पहले वही नजर आते, लेकिन उस छात्र ने नीचे देखा तक नहीं, बस अनसुना करते हुए तिरस्कार भरी आवाज में बोला, ये सबसे बेहतरीन पीवीसी फ्लोरिंग है जिस पर फोर्स रून्स उकेरे गए हैं। इसमें शॉक एब्जॉर्प्शन, टिकाऊपन, इंपैक्ट रेसिस्टेंस वगैरह खूबियां हैं। फिर वह वीर को सर से पांव तक ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो, तुम आखिर हो कहां के रहने वाले? तुम्हें बुनियादी चीजों का भी पता नहीं। इतना कहकर वह मुड़ा और पीछे देखे बिना चला गया। वीर ने ठुड्डी सहलाते हुए उस लड़के की पीठ को जाते देखा। बात साफ थी, वह लड़का तो इन बुलबुलों को देख ही नहीं पा रहा था, यानी ये नजर सिर्फ वीर को ही आ रही थी। ट्रेनिंग हॉल में इधर उधर घूमते हुए कई छात्र उन बुलबुलों के आर पार से भी गुजर गए, जैसे वे कोई मृगतृष्णा हो या महज किसी भ्रम की छाया। वीर धीरे धीरे आगे बढ़ा और सबसे करीब तैरते एक बुलबुले के पास जा खड़ा हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर जांचने की सोची कि क्या वह उसके आर पार जा सकता है। जैसे ही उसकी उंगली बुलबुले को छुई, वह हल्की सी चमक के साथ गायब हो गया। अचानक उसकी नजर के सामने सब कुछ धुंधला हुआ और फिर जैसे उसके दिमाग के भीतर एक पारदर्शी पैनल उभर आया। उस पैनल पर कुछ शब्द दिखाई दे रहे थे। समझ 18, शारीरिक संरचना 41, शक्ति 50, कोष्ठक में एक अतिरिक्त बिंदु के साथ, गति 32 और भी कई सूचकांक। उस पारदर्शी पैनल को घूरते हुए वीर का दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा मानो अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। ये तो गजब हो गया। उसे लगा अगर आज ही किसी ने आकर उसे बता दिया कि उसने लॉटरी में 100 करोड़ जीत लिए हैं, तब भी शायद वह इतना ज्यादा उत्साहित नहीं होता। लेकिन इस वक्त वह खुद को काबू में ही नहीं रख पा रहा था। ये तो सचमुच का पूरा चीट कोड था। आज के इस युग में जहां मार्शल आर्ट दुनिया की मुख्य धारा बन चुका है, वहां मजबूत बनना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। और यह अजीब सी क्षमता, जिसमें वह दूसरों के अभ्यास से निकलने वाले गुणों को बटोर सकता है और उन्हें अपनी खुद की विशेषताओं में बदल सकता है, इसकी ताकत का अनुमान लगाना भी मुश्किल है। जहां दूसरे लोग अपनी शारीरिक जंजीरों की मरम्मत के लिए दिन रात पसीना बहाते हैं, वहीं वीर को बस ये चमकते हुए गुण बुलबुले चुन चुनकर समेट लेने हैं। उसके सामने तो मानो सीधे स्वर्ग की तरफ जाने वाली खुली बिना मोड़ वाली सीढ़ी बिछ गई थी। एक दिन आएगा जब वीर रहेजा ऐसी ऊंचाइयों पर खड़ा होगा जहां पहुंचने की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वीर रहेजा पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स स्कूल तो आया था अपनी शरीर की जंजीरों की मरम्मत का रास्ता सीखने, लेकिन इस वक्त वह किसी और ही काम में डूबा हुआ था। वह गुणों के बुलबुले बटोरने में लगा था। उसे सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे कोई कबाड़ बीनने वाला हो जो दूसरों के गिराए हुए कीमती टुकड़े पूरे समर्पण से इकट्ठा कर रहा हो। धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि ये जो पारदर्शी बुलबुले जमीन के करीब हवा में तैर रहे हैं, ये दरअसल यहां ट्रेनिंग कर रहे छात्रों के शरीर से ही गिर रहे हैं जब वे अपनी जंजीरों का अभ्यास करते हैं। मार्शल आर्ट स्कूल में इतनी भारी संख्या में छात्र ट्रेनिंग कर रहे थे तो जाहिर है कि गुणों वाले बुलबुले भी भर भर कर गिर रहे थे। लेकिन एक बात वीर के दिल पर हथौड़ा मार रही थी, ये बुलबुले हमेशा के लिए नहीं टिकते थे। कुछ ही मिनट बीतने पर वे हल्की चमक के साथ गायब हो जाते थे। कई बुलबुले उसकी आंखों के सामने एक एक कर मिटते चले गए। एक पल के लिए वह वहीं खड़ा रह गया, जैसे पत्थर बन गया हो। उसके दिल में ऐसा चुभन हुई मानो किसी ने उसकी आंखों के सामने करोड़ों रुपए जला दिए हो। उधर प्रशिक्षु लगातार ट्रेनिंग कर रहे थे और बीच बीच में कुछ नए गुण बुलबुले उभर आते थे। वीर को उन्हें उठाने में एक अजीब सा नशा महसूस हो रहा था। उसकी अपनी ताकत और गति जैसी खूबियां इतनी जल्दी जल्दी बढ़ रही थीं, जैसे कोई मुफ्त में किसी के खाते में धन भर रहा हो। इसी बीच एक मार्शल आर्ट प्रशिक्षक की नजर उस पर पड़ी। वीर को वह पूरे हॉल में बिना मकसद इधर उधर भागता देख रहा था, जैसे कोई बिन सिर की मक्खी हो। आखिर उसका सब्र टूट गया और उसने वीर को आवाज लगाई, अरे ओ लड़के, तुम यहाँ मार्शल आर्ट जिम में सही से ट्रेनिंग करने आए हो या यूं ही गोल गोल घूमने?
ये क्या बेवजह यूं ही भागम भाग लगा रखी है? वीर ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया। प्रशिक्षक, मैं आज ही आया हूं। मैं बस ये देखना चाहता कि सब लोग कैसे अभ्यास करते हैं। जैसा कि पुराने जमाने में कहा गया है, 3 लोगों के साथ चलने पर जरूर कोई न कोई ऐसा होता है जो मुझे कुछ सिखा सके। तो मैंने सोचा पहले सबको देख देख कर थोड़ा सीख लूं। वह मार्शल आर्ट प्रशिक्षक की तरफ एक भोली सी मुस्कान के साथ देखता रहा और ऊपर ऊपर से बड़ी समझदार बातें झाड़ दी। अभी अभी आए हो ना, तो इधर आओ। मैं तुम्हें पहले 9वां राष्ट्रीय प्रसारण व्यायाम क्रम सिखाता हूँ। तुम्हें अभी कुछ पता ही नहीं, तो इधर उधर देखने से कोई फायदा नहीं। पहले बुनियाद मजबूत करो। वीर ने सोचा और उसे मानना पड़ा कि बात में दम था। यह गुरु वाकई जिम्मेदार लग रहा था। उसने एक ललचाई नजर उन ताजा गिरे हुए कुछ गुण बुलबुलों पर डाली, जैसे कोई आदमी अपने हाथ से फिसलती नोटों की गड्डी को बेबसी से देख रहा हो। फिर मन मसोसकर प्रशिक्षक के पीछे चल पड़ा। शिक्षक जी, ये 9वां राष्ट्रीय प्रसारण व्यायाम क्रम होता कैसा है? वीर ने करीब जाते हुए जिज्ञासा से पूछा। 9वां राष्ट्रीय प्रसारण व्यायाम क्रम स्टार मार्शल महाद्वीप की बुनियादी शारीरिक साधना विधियों की मदद से राज्य द्वारा विकसित की गई एक वैज्ञानिक शारीरिक ट्रेनिंग पद्धति है। इतना कहकर उसने पास रखे स्पीकर को ऑन कर दिया। स्पीकर से गूंजती आवाज आई, राष्ट्रीय प्रसारण व्यायाम क्रम क्रमांक 9 युवा मार्शल आर्ट अब शुरू होता है। वीर वहीं के वहीं जम गया। संगीत शुरू हुआ, वही जानी पहचानी धुन, वही पुराने से लगने वाले शुरुआती मूवमेंट्स। उसने ध्यान से सामने देखा। लंबा चौड़ा प्रशिक्षक, जिसकी हाइट कम से कम 1 मीटर 80 सेंटीमीटर के आसपास रही होगी, गठीला बदन, मांसपेशियां उभरी हुई, वह पूरी गंभीरता के साथ व्यायाम शुरू करने की तैयारी कर रहा था। वीर के दिमाग में बस एक ही बात थी, ये वही है ना जो मैं सोच रहा हूं। तभी प्रशिक्षक ने संगीत की लय पकड़कर रेडियो टाइप व्यायाम शुरू कर दिए। पहला चरण स्ट्रेचिंग व्यायाम 1 2 3 4 2 2 3 4। दूसरा सीना फैलाने का व्यायाम 1 2 3 4 2 2 3 4। तीसरा चरण पैर हिलाने का व्यायाम 1 2 3 4 2 2 3 4। वीर उसे खाली नजर से घूरता रहा। उसके दिमाग में एक से बढ़कर एक जंगली विचार दौड़ रहे थे, जिन्हें वह शब्दों में ढाल भी नहीं पा रहा था। यह तो वही पुरानी रेडियो पर चलने वाली अद्भुत बिल्ली, यानी जिम्नास्टिक वाली फील थी। हाँ, इतना जरूर था कि नाम भले ही जाना पहचाना लगे, लेकिन इन कदमों की बारीकियां बहुत ज्यादा जटिल थीं। कुछ कुछ मूवमेंट्स के लिए शरीर की क्षमता और लचीलापन काफी ऊंचे स्तर का चाहिए था। लग रहा था अगर ये सच में किया जाए तो शरीर को काफी मजबूती मिल सकती है। लेकिन ये संगीत, ये ताल, ये पुरानी वाली फील, इसे करते हुए पकड़ लिया जाए तो इंसान कहीं का न रहे। वीर के लिए तो ये सोच ही शर्म से गड़ने के लिए काफी थी। थोड़ी देर बाद संगीत बंद हुआ। प्रशिक्षक ने आखिरी मूवमेंट पूरा किया, गहरी सांस ली और सीधे खड़े हो गए। उनके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। कैसा रहा? सब साफ साफ समझ में आ गया। अगर ठीक से नहीं देख पाए तो मैं तुम्हें दोबारा करके दिखा देता हूँ। वे अब भी उत्साहित स्वर में बोले। नहीं नहीं प्रशिक्षक, बिल्कुल साफ दिख गया। वीर ने झट से सिर हिलाया। उसे डर था कि अगर उसने जरा भी हिचक दिखाई तो ये आदमी पूरे कार्यक्रम को दोबारा स्टेप बाय स्टेप शुरू कर देगा। उनके चेहरे पर अभी भी जोश और लगन साफ दिख रही थी और वीर को यकीन हो गया कि ये मजाक नहीं कर रहे, सच में फिर से शुरू कर देंगे। अच्छा है, तुम्हारी याददाश्त तो बढ़िया लगती है। मुझे तो इसे पूरी तरह याद करने में 3 बार प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। प्रशिक्षक ने थोड़ी खुश होकर थोड़ी उदासी मिलाकर कहा। वीर के मन में ख्याल आया, उफ, ये कैसी निराशा वाला चेहरा है तुम्हारा, मानो तुम्हें ये व्यायाम करने की लत लग गई हो। किसी तरह मीठी मीठी बातों से उसने प्रशिक्षक को वहां से टाल दिया, जैसे कोई महामारी के देवता को दूसरे गांव विदा करे। अब वे और छात्रों पर टारगेट करने चले गए, जो खुलकर उनके शिकार बनने को तैयार भी दिख रहे थे। वीर मन ही मन कसम खा चुका था, ये जो राष्ट्रीय 9वां प्रसारण व्यायाम क्रम है ना, मैं वीर रहेजा इसे कभी नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस जिंदगी में ताकतवर बनने का जो रास्ता मुझे मिला है वह एक ही है, गुणों का संचय। प्रशिक्षक की जरा सी असावधानी का फायदा उठाते ही वीर फिर से अपने महान मिशन पर लौट आया, गुण बुलबुले बटोरने के मिशन पर। कुछ ही देर में उसे फिर नए बुलबुले दिखे, कहीं पर शक्ति के 2 पॉइंट, कहीं गति का 1 पॉइंट, कहीं समझ यानी समझने की क्षमता की मामूली सी मात्रा, और भी बहुत कुछ। हर बुलबुला छूते ही उसके भीतर एक हल्की सी गर्माहट दौड़ जाती और उसे महसूस होता कि शरीर थोड़ी और ताकतवर, थोड़ी और फुर्तीला हो रहा है। ट्रेनिंग हॉल में घूमते हुए
उसे साफ लगा कि अब उसकी रफ्तार पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। वह बगैर ज्यादा जोर लगाए ही आसानी से कई मीटर दूर छलांग लगा सकता है। समझ वाला गुण अलग ही था। उसका स्तर काफी मामूली था। हर बार बस 10वें हिस्से जितनी बढ़ोतरी। पूरा एक पॉइंट बनने के लिए ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे हिस्से जुटाने पड़ते थे। मेरी समझने की क्षमता बढ़ गई है, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मैं ज्यादा बुद्धिमान हो गया हूं? लेकिन मुझे तो कुछ खास महसूस नहीं हो रहा। दिमाग तो अभी भी वहीं का वहीं लग रहा है। वीर ने मन ही मन सोचा। तभी उसे एक अजीब सा बुलबुला दिखा, जैसा पहले नहीं देखा था। उसने जैसे ही उसे छुआ, एकदम से दिमाग में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस से जुड़ी तमाम तस्वीरें और एहसास उमड़ पड़े। यह बुलबुला जैसे किसी ने उसके दिमाग में सीधे यादें उंडेल दी हों। मुट्ठी कैसे मोड़नी, कैसे घुमाकर वार करना, कदम कैसे आगे पीछे रखने, शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखना। ये बुनियादी मुक्केबाजी की तकनीकें, क्या मैंने इन्हें वाकई सीख लिया? वीर ने हैरानी से खुद से कहा। मार्शल आर्ट प्रशिक्षु की अवस्था में इंसान के भीतर अभी फोर्स नहीं होती, इसीलिए वह असली फोर्स युद्ध तकनीकों की साधना नहीं कर सकता। इसीलिए राज्य ने और बड़े मार्शल आर्ट घरानों ने आम लोगों के लिए कई बुनियादी लड़ाई कौशल तैयार किए। इनमें चाल ढाल की तकनीकें, मुक्केबाजी की तकनीकें, तलवार चलाने की बुनियादी शैली, चाकू की तकनीक वगैरह शामिल थीं। फिर इन सबको आम जनता के बीच फैलाया गया ताकि हर व्यक्ति अपनी शरीर की जंजीरों तक पहुंचने के रास्ते को थोड़ा बहुत ठीक कर सके। वीर की आंखें चमक उठीं। उसने थोड़ी दूरी पर एक 20 बरस के आसपास का युवक देखा जो रेत की बोरी के सामने खड़ा होकर उसी तरह की बुनियादी मुक्केबाजी का अभ्यास कर रहा था। लगातार घूंसे, शरीर का घुमाव, कदमों की लय। कुछ खुद वीर की ताजा सीखी हुई मुक्केबाजी तकनीकें अभी बस शुरुआती स्तर पर थीं, जैसे कोई आम लड़का 4-5 दिन सीखकर थोड़ा बहुत वार करना जान ले। उसे एहसास था कि उसकी समझ अभी अपूर्ण है। लेकिन अगर मुझे बुनियादी मुक्केबाजी वाले और गुण बुलबुले मिल गए तो इस कला पर मेरी पकड़ और गहरी हो जाएगी, है ना? उसने मन में अनुमान लगाया। युवा लड़का जोर जोर से रेत की बोरी पर मुक्के बरसा रहा था। धड़ धड़, हर वार पर बोरी जोर से हिलती और हर घूंसे के निशान पर उसमें गड्ढे पड़ जाते। वाह, ताक तो देखो इसकी। वाकई इस जमाने में मार्शल आर्ट ही असली रास्ता है। वीर मन ही मन बुदबुदाया। बोरी कुछ देर तक संभलती रही, फिर आखिरकार एक जोरदार घूंसे के बाद हुक से निकलकर जमीन पर गिर गई। लड़का थोड़ा हाँफ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। इसी बीच वीर ने मौका देखकर पीछे से चुपके से हाथ बढ़ाया और वहां पड़े 2-3 चमकते गुण बुलबुलों को लापरवाही से ऐसे उठा लिया जैसे जमीन से कंकड़ उठाए हों, और बाकायदा बिना शोर किए वहां से सरक गया। उसके भीतर फिर से वही गर्माहट दौड़ी। मुक्केबाजी की बुनियादी तकनीकों की और यादें दिमाग में उतर आईं, साथ साथ शक्ति भी कुछ और बढ़ गई। इस नौजवान में वाकई बात है। इसमें सच में जबरदस्त टैलेंट है। वह उत्साहित होकर खुद से बुबुदाया। थोड़ी ही देर में वीर को साफ महसूस हुआ कि उसकी बुनियादी मुक्केबाजी की कला पहले से काफी धारदार हो चुकी है। कुछ समय तक उसने वहीं रुककर देखा कि क्या उस युवक से और गुण गिरते हैं, लेकिन जब काफी देर तक कुछ नया नहीं दिखा तो उसे मानना पड़ा कि एक ही इंसान से ज्यादा उम्मीद लगाकर बैठना समझदारी नहीं। और भी बहुत से छात्र थे, बहुत सारे अलग अलग गुण थे। किसी एक के चक्कर में बाकी सबको अनदेखा करना सही नहीं होता। छोटे बच्चे ही चुनते हैं कि कौन सी चीज लें। मैं बड़ा आदमी हूं, मुझे तो सब चाहिए। वीर ने मन ही मन मुस्कुराकर सोचा। वह दूसरे छात्रों की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में उसे नए तरह के गुण मिले। चाल ढाल यानी गति तकनीक की बुनियादी झलकियां। प्रशिक्षण हॉल के चारों तरफ बिल्कुल किसी खेल के मैदान की तरह एक रनिंग ट्रैक बना हुआ था। अचानक उसकी नजर एक मोटे ताजे आदमी पर पड़ी जो उस ट्रैक पर हवा के झोंके की तरह तेजी से दौड़ता हुआ निकला। उसके पास से गुजरते हुए हवा का ऐसा तेज झोंका आया कि वीर के बाल हल्के से उड़ गए। उसके ठीक पीछे, मानो उसके पिछवाड़े के पीछे से ही हवा में एक नया बुलबुला टूट कर गिरा। मैंने इसकी काया तो देख ही ली है। ये साफ साफ एक फुर्तीला मोटा आदमी है। वीर ने मन ही मन सोचा। जैसे ही उसने वह बुलबुला उठाया, उसमें लिखा गुण उसके सामने साफ हो गया। बुनियादी गति तकनीक। ये तो एक और बुनियादी युद्ध कौशल है, और वो भी चाल ढाल की तकनीक। आज तो किस्मत वाकई चमक रही है। उसने जोर से सांस खींची। मोटा लड़का पूरे जोश से दौड़ता जा रहा था और उसके पीछे पीछे हवा में गुणों के बुलबुले झरने की तरह गिरते चले जा रहे थे, मानो मुर्गी लगातार अंडे दे रही हो। इतने सारे! वीर फिर से हैरान रह गया।
किसी भी चीज को बर्बाद न करने के अपने उसूल पर चलते हुए वह भी ट्रैक पर उतर आया और थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा और रास्ता चलते चलते जितने भी बुलबुले दिखते सब समेटता चला गया। हाल ही में जोड़ी गई गति की विशेषताओं का फायदा उसे तुरंत महसूस हुआ। अब वह आराम से उस मोटे लड़के के पीछे चिपकर बिना ज्यादा हांफे पूरे मजे से साथ साथ दौड़ रहा था। रास्ते में एक के बाद एक गुण उसके हाथ आते गए, कहीं गति का एक पॉइंट, कहीं फिर एक और, कहीं चाल ढाल की बुनियादी तकनीक की और झलकियां। कुछ देर बाद अचानक वह मोटा लड़का रुक गया। उसने पलटकर वीर की तरफ देखा, जीभ बाहर निकालकर तेज तेज सांस ली और घूरते हुए बोला, हाँ, ओए तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है? वीर ने भी रुककर उसे घूरा और कहा, तेरा पीछा कौन कर रहा है? मैं अपनी चाल ढाल की तकनीकों का अभ्यास कर रहा हूं। अपने आप को इतना बड़ा मत समझा कर। तू मोटे के मुंह से बस इतना निकला। तू क्या? सीधे सीधे बात कर। वीर ने तुरंत बीच में टोक दिया। धिक्कार है, मैं अब नहीं भागूंगा, तू खुद ही भाग ले। मोटे की नसें तड़क गईं। वह गुस्से से सुर्ख हो रहा था, लेकिन वीर के सामने उसकी बेबसी साफ दिख रही थी। अरे भाई, थोड़ी देर और दौड़ लेना। सच कह रहा हूं, तेरे अंदर बहुत क्षमता है। इतनी जल्दी हार मत मान। देखना, अगर तू लगा रहा तो बहुत आगे जा सकता है। वीर ने बड़े सधे हुए अंदाज में कहा। यह सुनकर वह मोटा लड़का कुछ पल के लिए एकदम सन्न रह गया, जैसे उसकी बोलती ही बंद हो गई हो। रात के 11 बज रहे थे और चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। वीर रहेजा पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी से बाहर निकला। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी। जहां दूसरे लोग पूरी रात पसीना बहाकर ट्रेनिंग करते रहे, वहीं उसने पूरी रात मजे से आराम करते हुए बिताई थी। क्या यह कोई चक्कर है? छी, मार्शल आर्टिस्टों के मामलों को आप मेलजोल बढ़ाना थोड़ी कह सकते हैं। मार्शल आर्ट के बाकी छात्र भी एक एक करके वहां से जा रहे थे और वीर रहेजा सबसे अंत में निकलने वाले ग्रुप का हिस्सा था। ऐसा नहीं था कि उसने बहुत कड़ी मेहनत की थी, बल्कि उसने बस यह पक्का किया था कि उससे एक भी एट्रीब्यूट बबल छूट न जाए। खैर, देखा जाए तो यह भी एक तरह की मेहनत ही है। वीर रहेजा अपनी कार लेकर सुनसान सड़कों पर निकल पड़ा। समझ 19.3, शारीरिक संरचना 47, शक्ति 135, गति 86, लड़ाई कौशल, बुनियादी बॉक्सिंग तकनीक, बुनियादी मूवमेंट तकनीक। उसने अपने सिस्टम के पैनल पर नजर डाली और काफी संतुष्टि महसूस की। सिर्फ एक रात में सिंगल डिजिट से डबल और ट्रिपल डिजिट में पहुंचना यकीनन बहुत बड़ी बात है। सबसे ज्यादा सुधार उसकी ताकत और गति में हुआ था, जबकि समझ और शारीरिक क्षमता में तुलनात्मक रूप से कम बढ़ोतरी हुई थी। यह आसानी से समझा जा सकता था कि अलग अलग विशेषताओं के लिए ड्रॉप रेट यानी मिलने की दर अलग अलग होती है। उसे इस बात की भी खुशी थी कि आज रात उसने बॉक्सिंग की बुनियादी तकनीकें और मूवमेंट की बुनियादी तकनीकें भी सीख ली थीं। एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए सिर्फ मजबूत शरीर होना ही काफी नहीं है। अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए उसे लड़ने के कौशल सीखना भी बेहद जरूरी है। मैं कल फिर से मार्शल आर्ट स्कूल आऊंगा और एक टेस्ट देकर देखूंगा कि मैं किस लेवल तक पहुंच गया हूं। वीर रहेजा ने मन ही मन सोचा। जब वह घर लौटा तो उसकी मां लीला रहेजा ने देर रात का खाना तैयार कर रखा था। पापा विजय रहेजा अभी खाना खा ही रहे थे कि तभी उन्होंने वीर को वापस आते देखा। इतनी रात तक तुम कहाँ थे? उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी गया था। वीर ने बड़े ही लापरवाही से जवाब दिया। फिर वह अपनी मां लीला की ओर मुड़ा और बोला, मां, आपने अंडा नूडल्स बनाए थे ना? क्या मेरे लिए थोड़े बचे हैं? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे लिए बचाकर रखे हैं। लीला इस बात से बहुत खुश थी कि उसके बेटे को उसके हाथ का बनाया खाना इतना पसंद है। उसने नूडल्स परोस दिए। वीर ने कटोरा लिया और पापा विजय के बगल में बैठकर बड़े चाव से नूडल्स खाने लगा। स्रूड़ स्रूड़ की आवाज के साथ उसे खाने का भरपूर आनंद आ रहा था। विजय रहेजा ने गौर किया कि वीर से शराब की कोई गंध नहीं आ रही थी। उनकी तनी हुई भौहें थोड़ी ढीली पड़ गईं और उन्होंने हैरानी से पूछा, तुम मार्शल आर्ट स्कूल में क्या कर रहे थे? मैं मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करने जा रहा हूं। वीर ने कटोरा से सिर उठाए बिना ही कहा, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस। विजय और लीला दोनों ही सन्न रह गए। उन्होंने पहले एक दूसरे की ओर देखा और फिर हैरानी से वीर की ओर। उन्होंने पहले भी वीर को कई बार समझाया था, लेकिन बचपन से लाड़ प्यार में बिगड़े और नासमझ वीर ने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। और अब वह खुद कह रहा है कि वह मार्शल आर्ट सीखना चाहता है। बेटा, तुम सच में मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहते हो?
लीला ने थोड़े अविश्वास के साथ पूछा। वीर ने सिर हिलाया। बेटा, कहीं तुम किसी लड़की के चक्कर में तो नहीं पड़ गए? लीला ने शक भरी नजरों से पूछा। वीर एकदम हक्का बक्का रह गया। मैंने डेटिंग कब शुरू की, मुझे खुद कैसे पता नहीं चला? क्या तुम्हें पहले मार्शल आर्ट नापसंद नहीं थी? विजय ने पूछा। कोई बड़ी बात नहीं है। अब जब मुझे समझ आ गया है तो मैं स्वाभाविक रूप से प्रैक्टिस करना शुरू कर दूंगा। वीर ने लापरवाही से कहा। क्या यह सचमुच इतना आसान है? विजय और लीला ने एक बार फिर हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है, चूंकि तुम मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया टीचर ढूंढूंगा। विजय ने खुशी से ताली बजाई जब उन्हें यकीन हो गया कि वीर मजाक नहीं कर रहा है। पापा, अभी किसी टीचर को काम पर मत रखिए। मार्शल आर्ट में टैलेंट की जरूरत होती है और मैं पहले खुद प्रैक्टिस करके देखना चाहता हूं। वीर ने तुरंत इनकार कर दिया। भला कौन सा गुरु उसके उस जादुई सिस्टम की बराबरी कर सकता था? उसके पिता अपनी हैसियत के हिसाब से ज्यादा किसी एडवांस्ड मार्शल आर्ट ट्रेनी को ही उसके टीचर के रूप में रख सकते थे। उनकी संपत्ति को देखते हुए वे किसी असली और बड़े मार्शल आर्टिस्ट को रखने का खर्चा नहीं उठा सकते थे, और किसी ट्रेनी से सीखने में जो वक्त लगेगा उससे कहीं कम समय में तो वह बबल उठाकर अपने गुण बढ़ा लेगा। टीचर को रखना मतलब पैसों की बर्बादी। आज के मार्शल आर्ट के युग में एक अच्छे लेवल के ट्रेनी को रखना भी काफी महंगा पड़ता है। विजय ने ज्यादा जिद नहीं की और सिर हिलाते हुए कहा। ठीक है, वैसे भी अकादमी में इंस्ट्रक्टर तो होते ही हैं। हमारे देश के 3 सबसे बड़े मार्शल आर्ट स्कूलों में से एक होने के नाते पोलर स्टार अकादमी के इंस्ट्रक्टर किसी से कम नहीं हैं। खूब मन लगाकर सीखना। मैं तुमसे बहुत बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बनने की उम्मीद नहीं करता। बस इतना ही काफी है कि तुम मार्शल आर्ट के एडवांस ट्रेनी लेवल तक पहुंच जाओ। इससे तुम्हारी शारीरिक क्षमता में काफी सुधार होगा और तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। अच्छी सेहत ही सब कुछ है। अगर सेहत अच्छी हो तो आप कम मेहनत में भी दोगुना परिणाम पा सकते हैं। दरअसल विजय को इस बात का भी डर था कि वीर का यह जोश बस कुछ दिन का ही मेहमान है, कहीं वह 2 दिन की कड़ी मेहनत से घबराकर ट्रेनिंग बंद न कर दे। इसलिए बेहतर यही था कि पहले वीर को खुद ही कोशिश करने दी जाए। अगर वह वाकई टिका रहता है तो वे आगे की सोचेंगे। मैं समझ गया पापा। वीर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा। उसके पापा को उपदेश देना बहुत पसंद था, हालांकि पहले वह उनकी एक नहीं सुनता था। लेकिन एडवांस मार्शल आर्ट ट्रेनिंग? अपने चीट कोड यानी सिस्टम के दम पर उसके लिए एक बड़ा योद्धा बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो फिर एक मामूली मार्शल आर्टिस्ट क्या चीज है? उसे बस इस बात का डर था कि अगर उसने अभी अपनी असली क्षमता बता दी तो उसके माता पिता डर जाएंगे। विजय बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था कि वीर अब काफी समझदार हो गया है, लेकिन क्या सच में वह किसी रिश्ते में है? बेटा, अब तुम 17 साल के हो गए हो। अगर तुम सच में किसी को डेट कर रहे हो तो हमें कोई एतराज नहीं होगा। क्या तुम्हारे पास पॉकेट मनी के लिए पर्याप्त पैसे हैं? वीर अब थोड़ा असमंजस में पड़ गया। यह बात तो गले की हड्डी ही बन गई है। मम्मी पापा, मैं सच में किसी को डेट नहीं कर रहा हूं। अगर कर रहा होता तो मैं उसे तुरंत आप लोगों से मिलवाने के लिए घर ले आता। उसने बेबसी से कहा। कितनी अफसोस की बात है। लीला ने थोड़ी निराशा के साथ कहा। विजय ने भी सहमति में सिर हिलाया। वीर की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। मां, मैं तो सिर्फ 17 साल का हूं, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? अभी जल्दी नहीं है। आजकल 18 साल की उम्र में शादी का सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर तुम अभी से डेटिंग शुरू करो और रिश्ता पक्का करो तो 1 साल बाद शादी करना बिल्कुल सही रहेगा। लीला ने समझाया। 18 साल की उम्र में शादी? वीर चौंक गया। क्या यह नया मार्शल आर्ट वाला युग सचमुच इतना रंगीन है? मां, मैंने खाना खा लिया है। मैं ऊपर जाकर नहाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। वह भागते हुए सीढ़ियों से ऊपर चला गया। उसे लगा कि अगर वह अपनी मां से थोड़ी देर और बात करता तो शायद उनकी बातों बातों में उसका बेटा भी दुनिया में आ जाता। उसकी मां का स्वभाव ही कुछ ऐसा था। ये बच्चा भी ना। सुनिए, मुझे लगता है कि तनेजा परिवार की वो लड़की काफी अच्छी है। क्या हमें कभी उनसे मिलने जाना चाहिए और इस बारे में बात करनी चाहिए? नीचे लीला अभी भी विजय से बात कर रही थी। गनीमत थी कि वीर ने यह नहीं सुना, वरना वह डर के मारे वहीं ढेर हो जाता। तनेजा परिवार की उस लड़की का वजन कम से कम 90-100 किलो तो होगा ही। हे भगवान!
अगला दिन सुबह सुबह विजय रहेजा नाश्ता कर रहे थे। मेज पर गर्मा गर्म आलू के परांठे, हल्का फुल्का पोहा और एक गिलास दूध रखा था। सादा लेकिन हर भारतीय का पसंदीदा नाश्ता। वीर तैयार होकर नीचे आया। चूंकि आज शनिवार था इसलिए स्कूल की कोई क्लास नहीं थी, तो वह अपने समय का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकता था। नाश्ता खत्म करने के बाद वीर ने अपने माता पिता को बाय बोला और जल्दी से घर से निकल गया। विजय फिर से खुश हुए और लीला से बोले, आज नौकरों से कहकर बाजार से कुछ तारा प्राणी यानी स्टार बीस्ट का मांस मंगवा लो। वीर मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहा है और तारा प्राणी का मांस खाने से उसकी शारीरिक ताकत बढ़ेगी। पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी। वीर बहुत जल्दी पहुंच गया था। ट्रेनिंग हॉल में केवल 2 या 3 ट्रेनी ही थे जो बहुत मेहनती लग रहे थे। वीर को अजनबी देखकर उन्हें कुछ आश्चर्य हुआ। हालांकि उन्होंने वीर की लगन को सराहा। कई ट्रेनीज ने दोस्ताना अंदाज में सिर हिलाकर उसका स्वागत किया। उन्हें लगा कि वीर शायद उन्हीं की तरह मेहनती है। वीर को भी लगा कि वह मेहनती तो है, लेकिन यहाँ लोग बहुत कम हैं, इसलिए बबल भी कम ही मिलेंगे। वह आगे बढ़ा और हर छात्र के पास जाकर उसका हालचाल पूछने लगा और इसी बहाने उसने उनके गिरे हुए एट्रीब्यूट्स को भी सोख लिया। जी हाँ, बिल्कुल संयोग से। मैं वीर रहेजा एक बहुत ही विनम्र इंसान हूँ और मेरा असली मकसद तो बस आपको हेलो बोलना है। बुनियादी बॉक्सिंग तकनीक 6, शक्ति 4, गति 3, तलवार चलाने की बुनियादी तकनीकें 4। वाह, यहाँ तो खूब सारी खूबियां बिखरी पड़ी हैं। इसमें बॉक्सिंग और तलवारबाजी की बुनियादी तकनीकें भी मिल गईं। मतलब मैंने एक और नया हुनर सीख लिया। सच ही कहा है, जो जागत है सो पावत है। मार्शल आर्ट स्कूल के सभी छात्र कितने प्रतिभाशाली हैं। वे बहुत तमीज से बात करते हैं और उनके पास गिराने के लिए बहुत सारे एट्रीब्यूट बबल्स भी हैं। मुझे ये लोग बहुत पसंद है। यहां से नौसिखियों और असली खिलाड़ियों के बीच की रेखा खिंचती है। मैं मार्शल आर्ट की दुनिया में मटरगश्ती करने वाला इंसान नहीं हूं। मैं बहुत ही मेहनती हूं। कुछ एट्रीब्यूट बबल्स उठाने के बाद वीर रहेजा ने देखा कि बाकी ट्रेनीज अब थोड़ी देर के लिए और बबल्स नहीं गिराएंगे, इसलिए वह चुपचाप एक कोने की तरफ चला गया। वहां कई तरह की टेस्टिंग मशीनें रखी हुई थीं। पावर मापने वाले उपकरण, स्पीड मापने वाले उपकरण और शारीरिक फिटनेस यानी बॉडी चेकअप वाली मशीनें। ये सभी मशीनें मार्शल आर्ट सीखने वालों की शारीरिक फिटनेस को जांचने के लिए थीं। ये सभी स्टैंडर्ड मशीनें थीं और इनमें गलती होने की गुंजाइश न के बराबर थी। वीर सबसे पहले पावर मीटर यानी ताकत मापने वाली मशीन के पास गया। उसने बॉक्सिंग की बुनियादी तकनीकें पहले ही सीख ली थीं, जिसका मतलब था कि उसने सबसे बेसिक ताकत पैदा करने के हुनर में महारत हासिल कर ली है। दूसरे लोगों को यह सीखने में कम से कम 1 महीना लगता और यहां तक कि प्रतिभाशाली लोगों को भी लगभग 10 दिन लग जाते, लेकिन वीर रहेजा को केवल 1 रात लगी थी। यह फासला तो बस कुछ एट्रीब्यूट बबल्स का ही था। यह दुनिया का सबसे छोटा फासला था। शायद दूसरे लोग तो इसकी कल्पना करने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। वीर मशीन के सामने धीरे से रुका। उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें तेज हो गईं और वह शिकार पर निकले किसी जंगली जानवर की तरह उछल पड़ा। उसके पैर जमीन पर मजबूती से जम गए। उसकी कमर और कूल्हे हल्के से मुड़े। उसकी रीढ़ धनुष की डोरी की तरह तन गई और उसने पूरी ताकत से एक मुक्का मारा। धड़ाम। वीर की मुट्ठी सीधे पावर मीटर के पैड पर जा लगी। स्क्रीन पर संख्याएं पागलों की तरह ऊपर नीचे होने लगी और अंत में एक नंबर पर जाकर रुक गईं, 143 किलो। जब वह कल रात घर लौटा था तो उसकी ताकत का एट्रीब्यूट 135 था। उसे अभी अभी 8 पॉइंट्स और मिले थे, जिससे उसका टोटल स्कोर 143 हो गया था, जो 143 किलोग्राम के बराबर था। यह ताकत एक आम इंसान की क्षमता की आखिरी सीमा के लगभग बराबर थी। याद रहे कि यह परम शक्ति है। हताशा की चरम सीमा पर पहुंचा कोई व्यक्ति शायद अपनी शारीरिक सीमाओं को पार करके ऐसी ताकत दिखा सके, लेकिन एक आम इंसान के लिए नॉर्मल हालत में यह बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल। अब अगर पीछे मुड़कर देखें तो उसकी शुरुआती ताकत का एट्रीब्यूट 50 था, जो लगभग एक सामान्य व्यक्ति की ताकत के बराबर होता है। शुक्र है मैं पूरी तरह से कमजोर नहीं हूं। वीर ने खुद को तसल्ली देते हुए यह कहा और फिर स्पीड डिटेक्टर यानी गति मापने वाली मशीन को चालू किया और उस पर खड़ा हो गया। यह स्पीडोमीटर बिल्कुल जिम के ट्रेडमिल जैसा काम करता था। जैसे ही कोई इस पर दौड़ता, नीचे लगी बेल्ट घूमकर उसकी रफ्तार को माप लेती। वीर ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया।
फिर रफ्तार बढ़ाते हुए वह अपनी अधिकतम गति तक पहुंच गया। स्क्रीन पर उसकी सबसे तेज रफ्तार दिखने वाली थी। जब उसे लगा कि वह अपनी पूरी ताकत से दौड़ चुका है तो वीर धीरे धीरे रुका और मशीन से नीचे उतर गया। उसने स्पीडोमीटर पर रीडिंग देखी, 12.7 मीटर पर सेकंड। साफ था कि गति और एट्रीब्यूट पॉइंट्स का अनुपात सीधा सीधा नहीं था और वीर को इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था कि इनका गणित कैसे काम करता है। फर्क बस इतना था कि संख्याएं अलग अलग थीं। वीर ने अभी जो रफ्तार मापी थी उससे वह खुद भी थोड़ा हैरान था। यह तो मेरे पिछले जन्म की दुनिया के 100 मीटर चैंपियन के बराबर है ना? अगर एक मार्शल आर्ट ट्रेनी का शरीर इतना जबरदस्त हो सकता है तो एक असली मार्शल आर्टिस्ट का क्या हाल होगा? उसने सोचा, चलो अब अपनी शारीरिक स्थिति पर एक नजर डालते हैं। कोने में खड़ी बॉडी फिटनेस टेस्टिंग मशीन किसी साइंस फिक्शन फिल्म के हाइबरनेशन पॉड जैसी लग रही थी। वीर मशीन के अंदर गया, उसने स्टार्ट टेस्ट का बटन दबाया और रोशनी की एक किरण ने उसके सिर से लेकर पैर तक उसके शरीर को कई बार स्कैन किया। इस फिटनेस टेस्ट में खून, मांसपेशियां, हड्डियां और नसों समेत कई चीजों की गहराई से जांच होती है। ये टेस्ट बहुत जटिल होते हैं और इन्हें केवल ऐसी हाईटेक मशीनों से ही किया जा सकता है। डिंग स्कैन पूरा हो गया। ट्रेनी वीर रहेजा, शारीरिक बनावट 47। मशीन से एक सुरीली महिला की आवाज आई। अरे बाप रे, इसमें तो वॉइस ब्रॉडकास्ट का फीचर भी है। ताकत और रफ्तार मापने वाली मशीनों के मुकाबले इस फिटनेस मशीन की हाईटेक तकनीक को देखकर वीर हैरान रह गया। तभी उसके मन में एक विचार आया। बॉडी 45 जो सिस्टम के शारीरिक संरचना वाले एट्रीब्यूट से मेल खाता है। ऐसा लगता है कि केवल गति वाले आंकड़ों में ही अंतर है। उसने अपने बगल वाली दीवार पर लगे मार्शल आर्ट्स ट्रेनी लेवल चार्ट पर एक नजर डाली। एक लो लेवल मार्शल आर्ट ट्रेनी बनने के लिए मानक ये थे: 100 किलो से 300 किलो की ताकत, 100 मीटर दौड़ के लिए 9 सेकंड से 7 सेकंड का समय, यानी 11.11 मीटर प्रति सेकंड से 14.28 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार और 30 से 50 का शारीरिक गठन। यह तो साफ था कि वीर रहेजा अब आधिकारिक तौर पर एक लो लेवल मार्शल आर्ट ट्रेनी बन चुका था। वह इस नतीजे से काफी खुश था। क्या अब भी आपको तसल्ली नहीं मिली? क्या अब आप सीधे स्वर्ग जाना चाहते हैं? आखिरकार एक साधारण इंसान से लो लेवल ट्रेनी बनने के सफर में उसने दूसरों के मुकाबले अपना कितना कीमती समय बचा लिया था। इंसान को इतने में ही खुश रहना चाहिए। आज मैं मीडियम लेवल ट्रेनी तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। वीर पूरे जोश से भर गया। उसने फैसला किया कि वह कहीं और नहीं जाएगा बल्कि पूरा दिन ट्रेनिंग हॉल में ही बिताएगा। हॉल में मौजूद बाकी ट्रेनीज अपनी अपनी धुन में ट्रेनिंग कर रहे थे और उन्होंने वीर के टेस्ट रिजल्ट्स पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। आखिरकार यह उनकी पहली मुलाकात थी और उनका आपस में कोई पुराना रिश्ता नहीं था। ऐसे में किसी की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए ताक झांक करना बदतमीजी मानी जाती। जब वीर अपना टेस्ट कर रहा था उसी दौरान कुछ छात्रों के पैरों से कई एट्रीब्यूट बबल्स गिर गए थे। वीर की आंखें चमक उठीं। वह बड़े ही लापरवाह अंदाज में उनके पास से गुजरा और चुपचाप उन बबल्स को उठा लिया। तलवार चलाने की बुनियादी तकनीकें 3 शक्ति 5, समझ 0.6, गति 2। बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। मुझे समझ के पॉइंट्स भी मिल गए और मैं तलवारबाजी के बुनियादी कौशल में भी काफी माहिर हो गया हूं। वीर मन ही मन बहुत खुश हुआ। उस समय वहां बहुत कम लोग थे और वीर ज्यादा ध्यान अपनी ओर नहीं खींचना चाहता था। वह चुपचाप वेपन हॉल यानी हथियार घर में दाखिल हुआ और चारों ओर नजर दौड़ाई। वेपन हॉल में कई तरह के हथियारों का जखीरा था। तलवारें, चाकू, भाले, फरसे, लाठियां, हथौड़े और भी न जाने क्या क्या। हथियारों की इसी विशाल रेंज के अंदर कई छोटी कैटेगरीज भी थीं, जैसे कि तलवारों में लंबी तलवारें, छोटी तलवारें, लचीली तलवारें और दोधारी तलवारें शामिल थीं। कहा जा सकता है कि यहाँ हथियारों की एक पूरी दुनिया थी और आपकी जरूरत की हर चीज यहाँ मौजूद थी। भले ही किसी छात्र को कोई ऐसा हथियार चाहिए हो जो अब ज्यादा चलन में नहीं है, फिर भी उसे इस हॉल में वह मिल ही जाएगा। वीर तलवारों वाली अलमारी के सामने खड़ा हुआ और उसने शैडो सीरीज की एक काली लोहे की तलवार बाहर निकाली। मार्शल आर्ट के उदय के साथ साथ हथियारों की इंडस्ट्री का भी विकास हुआ था, क्योंकि मार्शल आर्टिस्टों के लिए हथियार बेहद जरूरी होते हैं। एक निहत्थे योद्धा के मुकाबले हथियारबंद योद्धा को लड़ाई में हमेशा फायदा मिलता है। हालांकि ट्रेनीज को जो हथियार दिए जाते हैं वे असली नहीं होते। वे साधारण चीजों से बने प्रैक्टिस वेपन्स होते हैं और उन पर कोई खास निशान नहीं होता।
यह शैडो सीरीज की काली तलवार पूरी तरह से काली थी। इसका डिजाइन और वजन बिल्कुल असली तलवार जैसा था, बस इसकी धार पर कोई जादुई चिन्ह नहीं थे। अगर हम वाकई तुलना करना चाहे तो इस तलवार को बनाने में केवल कुछ हजार रुपयों का खर्च आता है, जबकि असली तलवार की कीमत लाखों करोड़ों में होती है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। वीर ने अपने हाथ में पकड़ी काली लोहे की तलवार को हवा में उछाला। उसका वजन बिल्कुल सही था। लड़कों में हर तरह के हथियारों के लिए एक अजीब सा पागलपन और चाहत होती है। कितने ही लोगों ने तलवार लेकर पूरी दुनिया घूमने का सपना देखा होगा। अपने पिछले जन्म में वीर एक ऐसी तकनीकी दुनिया में रहता था जहां मार्शल आर्ट का नाम और निशान नहीं था, इसलिए उसे कभी मार्शल आर्ट को नजदीक से जानने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब अपने हाथ में इस लंबी तलवार को देखकर उसे एक सिहरन महसूस हुई, मानो कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। उसने पहले ही तलवारबाजी का एट्रीब्यूट हासिल कर लिया था और तलवार चलाने की समझ उसके अंदर आ चुकी थी। चूंकि अभी तक कोई और ट्रेनिंग के लिए नहीं आया था और उठाने के लिए कोई बबल्स भी नहीं थे, उसने इस मौके का फायदा उठाने का सोचा। उसने फैसला किया कि वह बाहर जाकर प्रैक्टिस करेगा ताकि अपनी इस नई सीखी हुई तलवारबाजी की ताकत को आजमा सके। वह वेपन हॉल से बाहर निकला, एक खाली जगह ढूंढी और अपनी याददाश्त में बसी तकनीकों के आधार पर तलवार चलाने का अभ्यास करने लगा। सन 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 लंबी तलवार हवा में घूमी, जिससे हवा के कटने की तेज आवाजें आने लगीं। अगर यह किसी इंसान को लग जाए तो या तो उसकी मौत पक्की है या फिर वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। छात्रों में से वह युवक जिसने अनजाने में वीर को तलवारबाजी के बुनियादी कौशल का बबल दिया था, वह भी वहीं कहीं तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा था। वीर को लंबी तलवार लेकर बाहर आते देख वह काफी हैरान हुआ। वह धीरे धीरे अपनी जगह से हट गया और दूर से वीर को प्रैक्टिस करते हुए देखने लगा। पता चला कि यह तो बस एक नौसिखिया है। उसने मन में सोचा। हालांकि उस पर 2 बार नजर डालने के बाद उसने अपना सिर हिलाया और उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। उधर वीर को कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। यह ज्यादा मुश्किल नहीं लगता। 2 बार प्रैक्टिस करने के बाद ही मैं इसमें काफी हाथ साफ कर चुका हूं। वीर रुका और हैरानी से सोचने लगा। मेरी समझने की क्षमता केवल 19.3 है, जो बहुत अच्छी नहीं है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी 19.3 वाली समझ आम लोगों के मुकाबले कहीं ज्यादा थी। इसीलिए उसे बुनियादी ट्रेनिंग ज्यादा मुश्किल नहीं लगी थी। लेकिन अगर बात फोर्स यानी अंदरूनी ऊर्जा वाली युद्ध तकनीकों को सीखने की होती तो यह इतना आसान नहीं होता। फोर्स आधारित तकनीकों में ऊर्जा का इस्तेमाल होता है जो बहुत गहरी और पेचीदा होती हैं। अगर किसी के पास अच्छी समझ न हो तो इन तकनीकों में महारत हासिल करना लोहे के चने चबाने जैसा होगा। इससे पता चलता है कि मार्शल आर्ट की दुनिया में टैलेंट की कितनी अहमियत है। जो लोग असली मार्शल आर्टिस्ट बन पाते हैं वे यकीनन पैदाइशी प्रतिभाशाली होते हैं। कुछ देर तलवारबाजी की प्रैक्टिस करने के बाद वीर रहेजा ने तलवार को वापस वेपन हॉल में रख दिया। उसके बाद उसने बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दी। यह देखकर उस तलवारबाज लड़के ने फिर से अपना सिर हिलाया और मन ही मन सोचा कि मार्शल आर्ट ट्रेनिंग की चाबी क्वालिटी में है, क्वांटिटी यानी मात्रा में नहीं। वीर का तलवारबाजी की प्रैक्टिस 2 बार करने के बाद तुरंत बॉक्सिंग की प्रैक्टिस शुरू कर देना, यह केवल एक ही तकनीक की प्रैक्टिस करने से कहीं ज्यादा नुकसानदेह है। अगर वह ऐसे ही करता रहा तो आखिर में वह न तो तलवारबाजी सीख पाएगा और न ही बॉक्सिंग। यह नया लड़का मेहनती तो है, लेकिन थोड़ा ढीला है। वीर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे किसी ने मूर्ख का टैग दे दिया है। उसने 2 बार बॉक्सिंग की प्रैक्टिस की और महसूस किया कि अब वह बुनियादी तकनीकों में ज्यादा माहिर हो गया है। इसका अच्छा असर हुआ। उसने सिर घुमाकर देखा तो उसके बगल में एक लंबा आदमी हाथ बांधे खड़ा था। ऐसा लग रहा था कि वह काफी समय से उसे देख रहा था। टीचर, आप कब आए? आपने कुछ कहा क्यों नहीं? आप तो मुझे चौंका ही गए। वीर ने हैरानी से पूछा। यह वही मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर था जिसने कल रात वीर को वह 9वीं नेशनल जिम्नास्टिक वाली कसरत सिखाई थी। उसे देखकर वीर की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। नौजवान, मैंने तुम्हें काफी समय से प्रैक्टिस करते हुए देखा है। तुम्हारे पंच काफी अच्छे हैं। इंस्ट्रक्टर ने वीर को अंगूठा ऊपर करके इशारा किया। तारीफ के लिए शुक्रिया टीचर। मेरा नाम वीर रहेजा है। मुझे अभी तक आपका नाम नहीं पता। शर्मिंदा महसूस करते हुए वीर ने कहा। मेरा नाम पारस है। तुम्हें मुझे टीचर कहने की जरूरत नहीं है, बस मुझे पारस भाई कहकर बुलाओ। इंस्ट्रक्टर ने कहा। पारस भाई, आप भी इतनी जल्दी आ गए।
वीर ने तुरंत सहमति जताते हुए कहा, मुझ में उतना टैलेंट नहीं है। मेरी उम्र 20 साल से ज्यादा है और मैं अभी भी मार्शल आर्ट का हाई लेवल ट्रेनी ही हूँ। मैं केवल कड़ी मेहनत के भरोसे ही रह सकता हूँ। पारस ने उदास होकर कहा। वीर हक्का बक्का रह गया। हाँ, मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो बस अपनी भड़ास निकाल रहा था। वीर, तुम में टैलेंट है और तुम मेहनत करने को भी तैयार हो। मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल से भी कम समय में तुम एक कुशल मार्शल आर्टिस्ट बन जाओगे। ऐसे ही मेहनत करते रहो। पारस ने हौसला बढ़ाया। 3 साल नहीं, 3 दिन काफी होंगे। वीर ने मन ही मन यह सोचा, लेकिन वह केवल सिर हिलाकर इतना ही कह सका, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा पारस भाई। ठीक है, मैं ट्रेनिंग के लिए 3rd फ्लोर पर जा रहा हूँ। आज वहाँ दूसरे सीनियर ट्रेनीज तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। हाँ, अगर तुम्हारा कोई सवाल हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। पारस ने कहा और चला गया। कितने जोशीले बड़े भाई हैं। वीर ने उसे 3rd फ्लोर तक जाते हुए देखा और एक आह भरे बिना नहीं रह सका। कुछ ही समय में छात्र एक के बाद एक आने लगे और ट्रेनिंग हॉल धीरे धीरे जिंदा हो उठा। गुड मॉर्निंग भाई। अरे गुड मॉर्निंग। आज आप हमेशा की तरह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। एक दूसरे को जानने वाले लोगों ने एक दूसरे का हालचाल पूछा और फिर अपनी ट्रेनिंग में जुट गए। हर कोई समय की कीमत समझ रहा था और वक्त के साथ रेस लगा रहा था। उन्हें देखकर वीर को अचानक ऐसा लगा कि ये ट्रेनिज 2 पैरों पर चलने वाली भेड़ें हैं जो बेशकीमती ऊन से ढकी हुई हैं। वाह, यह तो बहुत बढ़िया है। उसके होठों पर अपने आप ही एक शरारती मुस्कान आ गई। जब वे मोटे हो जाएं, तो हम उन्हें काट सकते हैं। अरे धत तेरे की, इतनी अच्छी भेड़ों को काटा नहीं जाना चाहिए। उन्हें तो बस बार बार नोचते रहना चाहिए। जैसे ही सभी ने पूरे जोश के साथ अपनी ट्रेनिंग शुरू की, अलग अलग एट्रीब्यूट्स के बबल्स नीचे गिरने लगे। कुछ ही देर में ट्रेनिंग हॉल बबल्स के समंदर में बदल गया। वीर खुशी खुशी उन बबल्स के बीच खो गया। मैं एक शिकारी हूं जो हमेशा मौके को हथियाने में लगा रहता हूं। उसने जान से मारे जाने के डर से उस गीत को जोर से गाने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने मन ही मन गुनगुनाते हुए चुपचाप खूब सारी दौलत इकट्ठा की। अगर इस समय कोई नोटिफिकेशन साउंड सुनाई देता तो वह पक्का ऐसा होता। आगे एक ताकत 2 और गति 6 वाला बबल गिरा। आपने उसे उठाया और आपकी ताकत और गति बढ़ गई। आगे 2 बुनियादी बॉक्सिंग तकनीक गिरी। आपने उन्हें उठा लिया और आपकी बॉक्सिंग और भी बेहतर हो गई। आपने समझ 1 और शारीरिक संरचना 3 को उठा लिया जो आपसे छूट गए थे और आपकी समझ और शरीर में सुधार हुआ है। शनिवार को ट्रेनिंग लेने वालों की भीड़ कल रात के मुकाबले और भी ज्यादा थी। वीर ने इस बात का बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया था कि लोग कितने एट्रीब्यूट्स छोड़ेंगे, या यूं कहें कि उसने इस बात को कम आंका था कि हर कोई कितनी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। ट्रेनीज जितनी कड़ी ट्रेनिंग करेंगे, उनके एट्रीब्यूट्स गिरने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। यह गाय दूहने जैसा है, आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगे उतना ही ज्यादा दूध मिलेगा। पूरा दिन बीतने के बाद उसने वास्तव में एक लो लेवल ट्रेनी से मीडियम लेवल ट्रेनी बनने का सफर पूरा कर लिया था। चाहे वह ताकत हो, गति हो या शारीरिक बनावट, बिना किसी अतिशयोक्ति के वे सभी मीडियम लेवल ट्रेनीज के लिए तय किए गए मानक को पार कर चुके थे। इसके अलावा उसने बॉक्सिंग की बुनियादी तकनीकों, मूवमेंट की बुनियादी तकनीकों और तलवारबाजी की बुनियादी तकनीकों में मामूली महारत यानी स्मॉल मास्टरी हासिल कर ली थी। युद्ध कौशल को उनकी कुशलता के हिसाब से इन लेवल्स में बांटा जा सकता है: बेसिक, स्किल्ड, स्मॉल मास्टरी, बिग मास्टरी और परफेक्शन। एक बार जब आप स्किल्ड हो जाते हैं तो आप अपने हुनर की पूरी ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक बार जब आप स्मॉल मास्टरी तक पहुंच जाते हैं तो आपको और भी ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि आपकी ताकत कम से कम दोगुनी हो जाती है। अगर कोई बिग मास्टरी या परफेक्शन के लेवल तक भी पहुंच जाए तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा वीर ने बुनियादी चाकू तकनीक यानी नाइफ स्किल भी हासिल कर ली थी और उसमें स्किल्ड लेवल पा लिया था। फायदा काफी तगड़ा था। शाम को खाने का समय हो गया था। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद ट्रेनीज भूख से बेहाल थे। वे अपना सामान समेटकर एक एक करके ट्रेनिंग हॉल से चले गए। इस समय वीर एक कोने में बैठकर अपने रिजल्ट्स को चेक कर रहा था। उसने एक काली लोहे की तलवार चलाई।
अपनी फुर्ती का इस्तेमाल करते हुए वह तेजी से आगे बढ़ा और अपनी पोजीशन बदली। तलवार को इस तरह घुमाया कि उसकी सन्न सन्न आवाज हवा में गूंज उठी। जिस लड़के ने सुबह तलवारबाजी की प्रैक्टिस की थी, वह वेपन हॉल से बाहर निकलते समय अपनी तलवार लौटाने जा रहा था। वह इत्तेफाक से वीर के पास से गुजर रहा था और उसने उस पर एक नजर डाली। यह क्या? वह पूरी तरह से चौंक गया। उसका मुंह खुला रह गया और उसने अपनी आंखों को जोर से मला, मानो उसे शक हो रहा हो कि वह कोई सपना देख रहा है। यह पक्के तौर पर सिर्फ बेसिक लेवल की तलवारबाजी नहीं है, यह कम से कम स्मॉल मास्टरी लेवल पर तो है ही। हाँ, यह पक्का स्मॉल मास्टरी ही है। वह खुद भी तलवारबाजी में अच्छा था, हालांकि वह अभी मास्टरी के लेवल तक नहीं पहुंचा था, लेकिन फिर भी उसमें टैलेंट को पहचानने की अच्छी परख थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह उसने वीर को प्रैक्टिस करते देखा था, तब वह एकदम नौसिखिया था और उसकी तलवारबाजी बहुत कच्ची थी। सिर्फ एक दिन बीता है और जब मैंने गौर से देखा तो पता चला कि इसे स्मॉल मास्टरी मिल गई। यह तो मजाक ही होगा, है ना? क्या सचमुच दुनिया में ऐसे जीनियस लोग मौजूद हैं? उसे ऐसा लग रहा था मानो वो अपने वजूद पर ही सवाल उठा रहा हो। उसने सुबह वीर को मूर्ख कर उसका मजाक उड़ाया था, लेकिन अब सोचने पर वह बात खुद उसी पर भारी पड़ रही थी। ये पागल हैं, ये सब पागल हैं। वह लड़का निराश दिख रहा था। उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और ट्रेनिंग हॉल से बाहर चला गया। वीर को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि ऐसा कोई ड्रामा भी हुआ है। उसने चाकू, तलवार, बॉक्सिंग और मूवमेंट की प्रैक्टिस की और अपने पूरे शरीर में एक गजब की रवानगी महसूस की। उसने धीरे से मुंह से बासी हवा बाहर निकाली और हथियार को वापस वेपन हॉल में रख दिया। जैसे ही वह मार्शल आर्ट स्कूल की अंडरग्राउंड पार्किंग की ओर बढ़ा, उसने अपना एट्रीब्यूट पैनल खोल लिया। समझ 28, शारीरिक संरचना 52, शक्ति 455, गति 185, लड़ाई कौशल, बुनियादी बॉक्सिंग स्मॉल मास्टरी, बुनियादी मूवमेंट स्मॉल मास्टर, बुनियादी तलवारबाजी स्मॉल मास्टरी, बुनियादी चाकूबाजी स्किल्ड। आज का दिन कितना फायदेमंद रहा? वीर ने घर जाते हुए चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ कहा। घर पर माँ लीला खाना बना रही थीं और रसोई से मटन की शानदार खुशबू बाहर आ रही थी, जिससे वीर के पेट में तुरंत गुड़गुड़ाहट होने लगी। माँ, आज आपने क्या स्वादिष्ट खाना बनाया है, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उसने रसोई में घुसते हुए पूछा। तुम्हारे पापा ने खास तौर पर मुझसे तुम्हारे लिए स्टार बीस्ट का मटन मंगवाया था। लीला ने मुस्कुराते हुए कहा। सच में? पापा तो मेरे लिए वाकई पूरी जान लगा रहे हैं। वीर ने हैरानी से कहा। स्टार बीस्ट यानी तारा प्राणी, फोर्स से प्रभावित वो जंगली जानवर हैं जो म्यूटेंट बन चुके हैं। इनका नाम इसलिए ऐसा रखा गया है क्योंकि फोर्स की उत्पत्ति ब्रह्मांड के तारों से होती है। आम जानवरों के मांस के उलट इनका मांस बेहद पौष्टिक होता है और बहुत महंगा भी। इसकी खुशबू बहुत अच्छी है, मैं इसे जरूर चखूंगा। उसने चूल्हे पर धीमी आंच पर पक रहे मटन की एक प्लेट देखी। उसके मुंह में पानी आ गया और वह एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में डालने से खुद को रोक नहीं पाया। वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है माँ, आप तो कमाल का खाना बनाती हैं। अरे बाप रे, तुम तो मानो भूखे भूत का पुनर्जन्म हो। और देखो ये पसीना और बदबू। जाओ पहले नहा लो। लीला ने उसे हंसते हुए रसोई से बाहर भगा दिया। शाम के करीब 6 बज रहे थे जब विजय रहेजा घर लौटे। माँ लीला ने अपनी नौकरानी सुनीता मौसी से कहा कि वह वीर को रात के खाने के लिए नीचे बुला लाए। वीर अभी अभी नहाकर निकला था। उसने कपड़े बदले थे और अपने बालों को सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है सुनीता मौसी, मैं अभी नीचे आ रहा हूं। उसने बड़े ही आराम से जवाब दिया। मार्शल आर्ट का ट्रेनी बनने के बाद उसके कानों की सुनने की क्षमता इतनी तेज हो गई थी कि हेयर ड्रायर का शोर उसे परेशान नहीं कर पा रहा था। 1 मिनट से भी कम समय में उसने अपने बाल सुखा लिए, प्लग निकाला और खाना खाने के लिए नीचे चला गया। विजय और लीला दोनों मेज पर उसका इंतजार कर रहे थे। डाइनिंग टेबल पर कई कटोरों में तरह तरह के व्यंजन रखे हुए थे, जिनसे भाप उठ रही थी और पूरी फिजा महक रही थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाने लगा। बेटे, आज तुम्हारी प्रैक्टिस कैसी रही? लीला ने वही सवाल पूछा जो विजय सबसे ज्यादा पूछना चाहते थे और उन्होंने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से वीर की तरफ देखा। विजय जैसे पिता के लिए यह आसान नहीं था। उनके दोस्त अक्सर अपनी औलाद की डींगे मारते रहते थे। अरे, मेरा बेटा तो मीडियम लेवल का ट्रेनी बन गया या मेरी बेटी एडवांस्ड लेवल पर पहुंच गई है। लेकिन विजय रहेजा के लिए खुलकर बोलना मुश्किल था। वह 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति वाली एक बड़ी कंपनी के मालिक थे।
फिर भी उनका बेटा अब तक कुछ नहीं कर रहा था। अगर लोगों को पता चला तो वे मुझ पर जरूर हंसेंगे। लेकिन अब आखिरकार उनके बेटे को अक्ल आ गई थी और वह मार्शल आर्ट सीखने को तैयार था। एक बार जब वह एडवांस्ड लेवल का ट्रेनी बन जाएगा तब विजय भी सीना तान कर दुनिया को बता सकेंगे। सब ठीक है। मार्शल आर्ट स्कूल के सीनियर्स ने कहा कि मुझ में अभी भी कुछ टैलेंट बाकी है। वीर ने कहा। उसने अपने माता पिता को यह नहीं बताया कि वह पहले ही मीडियम लेवल का ट्रेनी बन चुका है। उसे डर था कि इतनी बड़ी खुशखबरी अचानक सुनकर कहीं वे खुशी से बेहोश ही न हो जाएं। मैं उन्हें बाद में धीरे धीरे बताऊंगा। टैलेंट होना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। विजय की आंखें खुशी से चमक उठीं। उन्होंने हाथ हिलाते हुए कहा, तुम्हें खूब मेहनत करनी चाहिए। हालांकि हमारा रहेजा परिवार कोई पुराना शाही खानदान नहीं है, लेकिन हम आम लोगों से कहीं बेहतर हैं। तुम ट्रेनिंग के खर्चे या संसाधनों की चिंता मत करो। वीर ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसे संसाधनों की ज्यादा चिंता नहीं थी। दूसरों को भले ही हर तरह की चीजों की जरूरत हो, लेकिन वह उन पर निर्भर नहीं था। अपने चीट कोड जैसे सिस्टम के दम पर वह दूसरों के संसाधनों को अपना बना लेता था। चलो और खाओ। दिन भर की ट्रेनिंग के बाद तुम्हें भूख भी लगी होगी और थकान भी हुई होगी। लीला को इस बात की ज्यादा फिक्र थी कि वीर को कोई तकलीफ न हो, बजाय इसके कि वह बड़ा मार्शल आर्टिस्ट बने। उसे जल्दी जल्दी खाना खाते देखकर लीला को उस पर थोड़ा प्यार भी आ रहा था। वीर को बोलने का समय भी नहीं मिला। उसे मानना पड़ा कि वह स्टार बीस्ट का मटन वाकई लाजवाब था। वह रसीला था पर चिपचिपा नहीं, और मुंह में जाते ही घुल रहा था। इसे खाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे पूरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई हो, जिससे सारी थकान गायब हो गई। लीला और विजय ने भी थोड़ा खाया, लेकिन उन्होंने ज्यादा खाने की हिम्मत नहीं की। वे मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस नहीं करते थे और बहुत अधिक एनर्जी वाला खाना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता था। हालांकि इस नए मार्शल आर्ट के युग में आम लोग भी फोर्स से थोड़ा बहुत प्रभावित थे और उनकी सेहत पहले से बेहतर थी, लेकिन यह असर बहुत धीमा और हल्का था। खाना खत्म करने के बाद वीर पोलर स्टार अकादमी जाने ही वाला था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से करण की आवाज आई, भाई वीर, हम पहले से ही रोज बार में हैं, जल्दी आ जा। वीर को आखिरकार वह बात याद आ गई जिसे वह पूरी तरह भूल चुका था। वह एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, मेरा इंतजार करो, मैं बस अभी आया। लगता है आज रात मैं पोलर स्टार जिम नहीं जा पाऊंगा। वीर को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन वह यह भी जानता था कि वह अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ जिम में नहीं बिता सकता। इसे बस आराम करने का एक तरीका समझ लो। वीर ने अपने मम्मी पापा को बाय बोला और घर से बाहर निकल गया। धड़ाम धड़ाम उसकी स्पोर्ट्स कार सड़क पर गरजती हुई गुजरी। कार की शानदार बॉडी और इंजन की तेज आवाज ने राहगीरों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। साउथ सिटी बार स्ट्रीट। सागरपुर में कई जगह बार और क्लब्स थे, लेकिन शहर का दक्षिणी हिस्सा यानी साउथ सिटी सबसे ज्यादा रंगीन और हलचल भरा था। यहाँ हर तरह के, हर स्टाइल के और हर बजट के बार मौजूद थे। सस्ते और पॉपुलर बार आम लोगों को लुभाते थे, जबकि हाई क्लास बार अमीरों और रईसजादों के लिए बने थे। भले ही यह कहना अच्छा न लगे, लेकिन सच यही था कि लोग अनजाने में ही अलग अलग वर्गों में बांटे हुए थे। हर रात बार वाली यह गली रोशनी से नहा उठती थी। चकाचौंध भरी नियॉन लाइट्स और परछाइयों का खेल एक जादुई दुनिया जैसा लगता था। शहर के युवा लड़के लड़कियां दिन भर कड़ी मेहनत करते और दबाव में रहते। शाम को वे बस सुकून और मस्ती के लिए कोई जगह ढूंढते थे। सामाजिक दबाव कभी खत्म नहीं होता, और इस मार्शल आर्ट के युग में तो यह दबाव और भी ज्यादा था। उन्हें अपनी भड़ास निकालने की जरूरत थी। बेशक वीर रहेजा जैसे लोगों के लिए यह सिर्फ मौज मस्ती का अड्डा था। रोज बार के बाहर स्पोर्ट्स कारों और लग्जरी गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी थी। वीर ने काफी देर तक पार्किंग की जगह ढूंढी। आखिरकार उसे एक खाली जगह मिली, जहां उसने अपनी कार पार्क की और बार के अंदर चला गया। धड़ाम। दरवाजे ने बार को बाहर की दुनिया से अलग कर दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, तेज म्यूजिक, सुंदर लड़के लड़कियों की हंसी मजाक की आवाजें और टिमटिमाती लाइटें सब एक साथ वीर के कानों और आंखों पर हमला करने लगी। यह एहसास तो बहुत जाना पहचाना सा है। अपने पिछले जन्म में जब उसका परिवार बर्बाद हो गया था, उसके बाद वीर कभी बार में नहीं आया था। उसे ऐसा लगता था मानो उसे इस रंगीन और शोरगुल वाली दुनिया से बाहर फेंक दिया गया हो। लेकिन अब वह वापस आ गया था। वीर ने रोज बार में कदम रखा। उसका हैंडसम चेहरा डिजाइनर कपड़े और पिछले 2 दिनों की मार्शल आर्ट ट्रेनिंग से आया
उसका मजबूत और सीधा व्यक्तित्व, ये सब मिलकर उसकी आभा को पूरी तरह बदल चुके थे। वह रेत में पड़े किसी चमकते हीरे की तरह लग रहा था। कई लड़कियां उसकी ओर खिंची चली आ रही थीं और साफ लग रहा था कि वे उसमें काफी दिलचस्पी ले रही हैं। वीर कभी एक पुराना खिलाड़ी हुआ करता था, लेकिन अब वह एक सच्चा दिलकश इंसान बन गया था। चेहरा जवान, लेकिन अंदर से एकदम सुलझा हुआ। अपने पिछले जन्म में उसने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसने दौलत भी देखी थी और गरीबी भी। एक समय वह बेहद जोशीला था और उसने कामयाबी भी पाई थी, लेकिन फिर वह बर्बादी और निराशा के दलदल में भी फंसा था। उसके इन अनुभवों ने उसे एक शांत और गंभीर इंसान बना दिया था, जिसे पहली नजर में ही पसंद कर लेना बहुत आसान था। वीर ने करण और बाकी दोस्तों को ढूंढने के लिए बार में चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी बाईं ओर से एक आवाज आई, भाई वीर आओ इधर। वीर ने उस लड़की को देखा जो उसकी ओर हाथ हिला रही थी। उसका नाम रिया था और वह उनके ग्रुप की सबसे छोटी और लाडली सदस्य थी। बालों को जूड़े में बांधे हुए वह चंचल तो लग ही रही थी, साथ ही काफी प्यारी भी दिख रही थी। वीर को आज भी याद था कि जब वह बड़ी हुई तो इतनी खूबसूरत हो गई थी कि अनगिनत लड़के उस पर जान छिड़कते थे। आप जल्दी आ गए। रिया ने वीर के लिए जगह बनाई और वीर उसके बगल में बैठ गया। भाई वीर, तू लेट हो गया यार। करण ने शिकायत की। लंबी रात तो अभी शुरू ही हुई है मेरे भाई, इतनी जल्दी क्या है? वीर हंसा। और भाई क्या हाल है? एक और लड़के ने वीर को हेलो बोला। अरे विक्की, बहुत टाइम हो गया यार। वीर ने उसकी ओर देखा। मेरे पापा आजकल मुझ पर कड़ी नजर रख रहे हैं, इसलिए आज मुझे चोरी छिपे बाहर निकलना पड़ा। विक्की ने बेबसी से कहा। इस बच्चे को इसके पापा ने जबरदस्ती मार्शल आर्ट की क्लास में डाल दिया है। करण ने गर्व भरी मुस्कान के साथ बताया। अच्छा, तो कैसी चल रही है ट्रेनिंग? वीर ने हैरानी से पूछा। मैं पहले ही लो लेवल ट्रेनी बन चुका हूँ। विक्की ने शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजाते हुए कहा। अबे साले, तू छोटा कमीना, बिना बताए लो लेवल ट्रेनी बन गया। करण ने हैरानी से कहा। जाहिर था उसे इस बात की खबर नहीं थी। हम में से तू अकेला है जिसने मार्शल आर्ट सीखने का फैसला किया है। अगर फ्यूचर में कोई हमें परेशान करेगा तो सब तेरे पीछे छुपेंगे। फिर उसने विक्की के कंधे पर हाथ रखा और जोर से हंसा। ओ मेरे छोटे शेर, अब से हम तुझ पर भरोसा कर रहे हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। विक्की उनकी बातों से काफी खुश था, खासकर रिया की तारीफ से, जिससे वह फूला नहीं समा रहा था। जो लोग एक दूसरे के करीब थे उनमें लड़के लड़कियों वाला आकर्षण होना तो नेचुरल था। विक्की भी रिया को पसंद करता था। वैसे मैंने आज अमित को नहीं देखा, वो कहाँ है? वीर मुस्कुराया और पूछा। ग्रुप कुछ देर के लिए शांत हो गया। वो नहीं आ रहा? करण ने ताना मारा। क्या बात है? वीर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। वो बंदा आजकल लूथरा खानदान के रिकी लूथरा के करीब पहुंच गया है और उसका चमचा बन गया है। करण ने तंज कसते हुए कहा। रिकी लूथरा? कुछ देर सोचने के बाद वीर को आखिरकार अपनी यादों के धुंधले पन्नों से वह नाम याद आ गया। वीर और उसके दोस्त एक जैसी अमीर बैकग्राउंड से थे। उनके माता पिता एक दूसरे को जानते थे और उनके बीच बिजनेस भी होता था, इसलिए इन बच्चों का एक नेचुरल ग्रुप बन गया था। लूथरा परिवार, जिससे रिकी लूथरा ताल्लुक रखता था, सागरपुर का एक बड़ा और नामी परिवार था जो बाकी परिवारों से कहीं ज्यादा ताकतवर था। करण के हिसाब से अमित का रिकी लूथरा के साथ बढ़ती नजदीकी का मतलब था कि वह रिकी के पावर का फायदा उठा रहा था। अमीर बच्चों के इस ग्रुप में यही नियम था, दोस्ती सिर्फ बराबरी वालों में होती थी। अगर फर्क बहुत ज्यादा हो तो वह दोस्ती नहीं बल्कि किसी की जी हुजूरी करना कहलाता था। छोड़ो यार, अब उसके बारे में बात मत करो, सबकी अपनी अपनी मर्जी है, हमें क्या? वीर ने बेपरवाही से कहा। हाँ, अब उस बच्चे के बारे में और बात नहीं, उसका नाम लेते ही मेरा खून खौलने लगता है। करण ने कहा। सबने टॉपिक बदला। शराब और फ्रूट प्लेटर का ऑर्डर दिया गया और बातों बातों में हंसी मजाक शुरू हो गया। वीर को धीरे धीरे अपनी जवानी के वो दिन फिर से महसूस होने लगे। बातें करते और हंसते हंसते कब वक्त बीत गया पता ही नहीं चला। बार में बज रहा म्यूजिक जोश से भरा था। माहौल में एक अजीब सी मस्ती थी और धीरे धीरे सभी लोग उस रंग में रंग गए। इस समय करण, रिया और बाकी दो लोग ट्रुथ और डेयर यानी सच या हिम्मत का खेल खेल रहे थे। वे तीनों हथेलियों और पीठ के बल बैठकर फैसला कर रहे थे। यह खेल कई राउंड से चल रहा था। कभी कोई जीतता, कभी कोई हारता और कुछ मजेदार लेकिन बेजरूरत सच भी सामने आ चुके थे। अगर कोई किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता था तो वह डेयर यानी हिम्मत दिखाने का विकल्प चुनता था। सबसे मजेदार पल तब आया जब विक्की ने रिया को एक लड़की के साथ छेड़खानी करने का डेयर दिया और सबको हैरान करते हुए रिया ने वह डेयर पूरा भी कर दिखाया। जिस बेचारी सुंदर लड़की को उसने छेड़ा
वह इतनी शर्मा गई कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। इस बार विक्की की बारी थी। करण और रिया दोनों दिल खोलकर हंस रहे थे। तभी करण के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसका सवाल सुनकर विक्की का चेहरा शर्म से लाल हो गया, मानो किसी ने उसके गालों पर टमाटर मल दिया हो। वीर मुस्कुराया और सिर हिलाया। उसने इस खेल में हिस्सा नहीं लिया था। आखिरकार उसके पास इतने सारे राज थे कि अगर वह यह खेल खेलता तो शायद सब कुछ गड़बड़ हो जाता। करण और रिया ने हूटिंग करते हुए विक्की से जल्दी सच बोलने को कहा। वीर उठा और वॉशरूम की तरफ चल दिया। रात में खाया हुआ स्टार बीस्ट का मटन अपना असर दिखा रहा था। वह मेटाबॉलिज्म को तेज कर रहा था और शरीर की गंदगी को बाहर निकाल रहा था। जब वीर वापस लौटा तो उसने देखा कि विक्की और करण मुसीबत में फंसे हुए हैं। वह जैसे ही पास पहुंचा उसने देखा कि वे कई लोगों से घिरे हुए हैं और बहस हो रही है। कान में बालियां और पूरे शरीर पर टैटू। वे लोग पक्के गुंडे लग रहे थे। उनकी शक्लें ही कह रही थी, इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। वीर ने अपनी भौहें चढ़ा ली। उसी पल उनमें से एक ने करण को धक्का दिया और गाली देते हुए कहा, साले, तेरी सहेली ने मेरे कपड़े गंदे कर दिए और तुझे लगता है कि तू बस माफी मांगकर बात खत्म कर देगा। तुझे पता भी है इस ड्रेस की कीमत कितनी है? क्या तेरी औकात है इसका पैसा भरने की? कुछ बिगड़ैल बच्चे बड़ों की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं और बार में आ गए हैं। जैसे ही वह बोल रहा था उसके बगल में खड़े उसके चमचे खिलखिलाकर हंस पड़े। उनके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाले भाव थे। विक्की और उसके साथियों के साथ पहले कभी ऐसा बर्ताव नहीं हुआ था। वे अमीर खानदान के नाजुक और लाडले बच्चे थे। वे जहां भी जाते लोग उनकी जी हुजूरी और तारीफ करते थे। अगर वे किसी बड़े रसूखदार इंसान के सामने झुके होते तो शायद ये अन्याय बर्दाश्त कर लेते, लेकिन ये टपोरी छाप लोग जो न जाने किस बिल से निकले थे, इनकी हिम्मत कैसे हुई? अगर कोई ऐसे ऐरे गहरे लोगों से डर जाए तो अमीरों की बिरादरी में वह हंसी का पात्र बन जाएगा। करण को धक्का लगा था और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन उसके बेफिक्र और घमंडी अंदाज से धोखा मत खाइए, वह बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं था। इस समय सामने वाले लोग तादाद में ज्यादा थे और उनके साथ लड़कियां भी थीं। अगर लड़ाई हुई तो पक्का नुकसान उन्हीं का होगा, और फिर यह मार्शल आर्ट का जमाना है। क्या होगा अगर इन साधारण दिखने वाले गुंडों में से कोई उस्ताद निकला? फिर तो समझो मौत पक्की। इसलिए उसने गहरी सांस ली और शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, भाई साहब, भले ही आपके कपड़े गंदे करने में हमारी गलती हुई हो, हम उसका पैसा देने को तैयार हैं। क्या आप वाकई बात को इतना बढ़ाना चाहते हैं? यहाँ मौजूद हर कोई देख रहा है। अगर हम पुलिस को बुलाएं तब भी हम ही सही साबित होंगे। अबे ओए, तू पुलिस बुलाना चाहता है? तू मुझे धमकी दे रहा है? जिस आदमी के कपड़े गंदे हुए थे वह लगभग 20 साल का एक नौजवान था। उसकी नाक टेढ़ी थी और चेहरा एकदम खूंखार लग रहा था। वह एक नंबर का बदमाश था। उसे लगा कि करण उसे डरा रहा है, इसलिए उसने तुरंत गालियां बकनी शुरू कर दी। करण उस पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहा है? यह कमीना जानबूझकर पंगा ले रहा है। रिया ने उसे टक्कर नहीं मारी थी। उस साले ने जानबूझकर तब पैर आगे बढ़ाया जब रिया उठी, जिससे वह उससे टकरा गई। विक्की ने गुस्से से कहा, ए बच्चे, बिना सबूत के बकवास मत कर। उस खूंखार लड़के ने ताना मारा। सच क्या है यह तू अपने दिल में अच्छी तरह जानता है। विक्की आगे बढ़ा और उसकी ओर उंगली दिखाकर बोला, बकवास बंद कर। इस लड़की को हमारे साथ ड्रिंक्स पीने दे, फिर हिसाब बराबर हो जाएगा, वरना ही। उस खतरनाक दिखने वाले लड़के ने चिढ़कर कहा, तूने क्या कहा? दोबारा बोल, मैं तेरी जान ले लूंगा। विक्की भड़क उठा। ये लोग सचमुच रिया को अपने साथ शराब पिलाना चाहते थे। उनका इरादा एकदम गंदा और साफ था। इससे विक्की का खून खौल उठा। करण ने तुरंत मन ही मन सोचा, अरे नहीं, सामने वाली पार्टी साफ तौर पर उनके लिए जाल बिछा रही थी और विक्की के गुस्से ने आग में घी डाल दिया था। विक्की चुप हो जा। रिया ने पूरे समय विक्की को पकड़ रखा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, विक्की ने खुद को छुड़ा लिया। उस पल रिया साफ महसूस कर सकती थी कि हवा में तनाव कितना बढ़ गया है। अरे छोटे कीड़े, अब भी मुझे मारना चाहता है? आज मैं तुझे ही पहले निपटाता हूँ। उस खूंखार लड़के ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कदम आगे बढ़ाया। उसने बाज के पंजों की तरह अपने हाथ बढ़ाए और सीधा विक्की की गर्दन पकड़ने की कोशिश की। वे सचमुच बेरहम थे, उनका हर वार जानलेवा था। मार्शल आर्ट ट्रेनिंग। भीड़ में से किसी ने हैरानी से कहा। विक्की के चेहरे का रंग उड़ गया। पहली बात तो यह कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सामने वाला इतनी अचानक हमला करेगा, और दूसरी बात यह कि वह एक मार्शल आर्ट ट्रेनी निकलेगा। हड़बड़ी में उसमें सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह केवल एक तरफ हटकर ही बच सका।
गनीमत थी कि विक्की को हाल ही में उसके पिता ने जबरदस्ती मार्शल आर्ट क्लास में डाला था और अब वह एक लो लेवल ट्रेनी था, वरना अगर वह कोई आम इंसान होता तो बचने की बात तो छोड़िए, विरोधी के खौफ से वह शायद अपनी जगह पर ही जम गया होता। बार में तुरंत अफरा तफरी मच गई। करण ने फुर्ती से रिया को खींचकर दूर कर दिया, लेकिन चूंकि वे मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, इसलिए वे लड़ाई में कोई मदद नहीं कर सकते थे। उस खूंखार लड़के को थोड़ा अचरज हुआ कि विक्की उसके वार से बच निकला, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने अपना शरीर घुमाया और विक्की पर लात चला दी। विक्की ने तुरंत अपने बगल में पड़ी एक कुर्सी उठाई और हमले को रोकने की कोशिश की। धड़ाम! उस दुष्ट लड़के की लात से लोहे की कुर्सी मुड़ गई। उसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि विक्की भी हवा में उछलकर जमीन पर बुरी तरह गिरा। मेज और कुर्सियां टूटकर बिखर गईं। बोतलें धमाके के साथ फूट गईं, जिससे पूरे बार में कांच के टुकड़े फैल गए। लड़के और लड़कियां चीखते चिल्लाते हुए दूर भागने लगे। हालांकि कई लोग वहां से गए नहीं, बल्कि उन्होंने दूर खड़े होकर इस तमाशे का मजा लेना शुरू कर दिया। खूखू। विक्की ने अपनी छाती पकड़ ली और सूखी खांसी करने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पसलियां टूट गई हों। उसे पता चल गया था कि इस बार उसका पाला अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन से पड़ा है। वह खुद तो एक नौसिखिया था, लेकिन उसका दुश्मन भले ही लो लेवल की कैटेगरी में आता हो, उसकी ताकत लगभग मीडियम लेवल के बराबर थी। खूंखार लड़के ने अपना पैर वापस खींचा और धीरे धीरे विक्की की ओर बढ़ने लगा। बच्चे, तू तो अभी बड़ा उछल रहा था। तुझे क्या लगा तू मुझे मार सकता है? तुझमें वो बात नहीं है। उसने धीरे धीरे विक्की को एक कोने में धकेल दिया और उसे हिकारत भरी नजरों से देखने लगा। अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत की तो मेरे पापा तुझे छोड़ेंगे नहीं। विक्की ने दांत पीसते हुए कहा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। छोटे बच्चे, अगर तू जीत नहीं सकता तो अपने पापा को बुलाएगा? क्या तू अभी भी दूध पीता बच्चा है? उस दुष्ट ने तंज कसा। शर्म से विक्की का चेहरा तमतमा उठा। अपने दोस्त को बेइज्जत होते देखना करण के लिए बर्दाश्त से बाहर था। वह आगे बढ़ा और बोला, ठीक है, आज हम हार मानते हैं। अपनी कीमत बता, हम तुझे हर जाना देंगे। उस खूंखार लड़के ने अपनी तर्जनी उंगली हिलाई और टच टच की आवाज निकाली। उसके चेहरे पर नफरत साफ झलक रही थी। छोटे हरामजादे, आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। अगर तुझमें हिम्मत नहीं है तो हीरो बनने की कोशिश मत कर। उसने अपना दाहिना पैर उठाया और विक्की के सिर पर जोरदार लात मारने के लिए तैयार हो गया। कुछ लोग यह देख नहीं पाए और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। करण और रिया के चेहरे पूरी तरह फक पड़ गए। उस लात से विक्की को पक्का गंभीर चोट लगती, और वह भी सिर पर। अगर कुछ भी बुरा हुआ तो उसकी जिंदगी खत्म हो सकती थी। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि यह गुंडा इतना बेरहम होगा। धड़ाम! एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन विक्की को कोई चोट नहीं आई। इसके बजाय वह खूंखार लड़का हवा में उछलकर दूर दीवार से जा टकराया। वह जमीन पर गिरा और मुंह भर खून थूक दिया। चाहे वो करण और रिया हो या बार में मौजूद बाकी लोग, सब के सब इस पलटे हुए नजारे को देखकर सन्न रह गए। सभी की निगाहें वीर रहेजा पर टिकी थीं, जो अब विक्की के सामने खड़ा था। एक हाथ जेब में डाले उसने मुंह से सिगरेट का धुआं छोड़ा और बेहद शांत आवाज में कहा, मेरे दोस्त, उसे उपदेश देने का हक तुझे कब से मिल गया? जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी धड़कन एक पल के लिए रुक गई। जैसे ही वह खूंखार लड़का जमीन पर गिरा था, उसके शरीर से कई एट्रीब्यूट बबल्स भी नीचे गिर गए थे। क्या इनसे भी एट्रीब्यूट्स मिल सकते हैं? वीर ने अपनी हैरानी को दबाया और आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि वहां बहुत सारे लोग थे। तू? तब विक्की को होश आया कि क्या हुआ है। उसका चेहरा सदमे से भरा था और वह हकलाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। करण और रिया वीर को फटी आंखों से घूर रहे थे, मानो वे उसे आज पहली बार देख रहे हो। क्या तुम उठ नहीं रहे हो? क्या जमीन पर ज्यादा ठंडक मिल रही है? वीर ने हंसते हुए विक्की से पूछा। भाई वीर, अब से तू मेरा असली भाई है। तूने हमसे यह बात इतने लंबे समय तक क्यों छिपा कर रखी? करण ने जोश में आकर कहा। रिया दौड़ती हुई आई। उसने वीर को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। ठीक है, तुम किस बात पर चिल्ला रहे हो? मैंने तुमसे कुछ छिपाया कब? तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। वीर ने बेपरवाही से कहा। ओए कमीने, तू मुझे मारने की हिम्मत कैसे कर सकता है? पकड़ो इसे और इस छोटे शैतान को जान से मार डालो। खूंखार लड़का जमीन से उठा। उसने अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और अपनी आंखों में खून उतारकर अपने साथियों पर चिल्लाया। भाई, यह लड़का बहुत ताकतवर है, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। उनमें से एक ने डरते हुए वीर की ओर देखा।
इससे पहले कि वे देख पाते कि वीर ने क्या चाल चली, उनका लीडर, जो लगभग मीडियम लेवल का ट्रेनी था, हवा में उड़ गया था। तो फिर वे लोग जो मार्शल आर्ट जानते ही नहीं थे, उनका क्या काम? कचरा साले। उस खूंखार लीडर ने गुस्से में अपने साथी को लात मारी और वीर से कहा, बच्चे, अगर हिम्मत है तो अपना नाम बता, मैं अपने आदमियों को बुला लूंगा। उसी पल वीर अचानक तेजी से आगे बढ़ा। वह खूंखार लड़का इतना डर गया कि वह अनजाने में ही लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वीर ने बड़े आराम से जमीन पर पड़े बबल्स को छुआ और उन्हें उठा लिया। शक्ति 15, गति 12। इतने ज्यादा शानदार स्टैट्स पाने के लिए राक्षसों को हराएं। क्या मेरे चीट सिस्टम को इस्तेमाल करने का यह सही तरीका हो सकता है? वीर थोड़ा हैरान था। एक ही आदमी से एक बार में मिली यह अब तक की सबसे बड़ी लूट थी। उसने एक पल के लिए यह सोचा और फिर इसे दिमाग से निकाल दिया। अभी इन बातों का सही वक्त नहीं था। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम किस बात से डर रहे हो? मेरा नाम रिकी लूथरा है। तुम्हारे पास किसी को बुलाने के लिए आधा घंटा है। अगर देर हुई तो समझो तुम्हारी किस्मत खराब। ठीक है, तू बस इंतजार कर। उस खूंखार लड़के ने अपने साथियों को लिया और रोज बार से अपनी फटी हालत में दुम दबाकर भाग गया। जैसे ही वे लोग गए, रिया अपनी हंसी नहीं रोक पाई। भाई वीर, तू कितना बड़ा कमीना है यार। तूने रिकी लूथरा को फंसा दिया। अगर उसे पता चला तो वो तुझसे नफरत करेगा। वीर की आंखों में एक ठंडी चमक कौंध गई। रिकी लूथरा और उसके बीच कोई मामूली दुश्मनी नहीं, बल्कि गहरी नफरत थी। पिछले जन्म में दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं था, लेकिन वीर के परिवार के बर्बाद होने के बाद रिकी ने उसे कुचलने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। चलो घर चलते हैं। वीर का मूड अब बदल चुका था और वह बार से बाहर निकलने के लिए मुड़ गया। क्या हमें उनके वापस आने का इंतजार नहीं करना चाहिए? विक्की ने दबी आवाज में पूछा। वीर ने उसके सिर पर हल्का सा थप्पड़ मारा। क्या मार्शल आर्ट सीखते सीखते तेरा दिमाग भी घुटनों में आ गया है? कौन जाने वो कितने लोग लेकर आएंगे। क्या पता उनमें एडवांस्ड ट्रेनीज हों या फिर कोई असली मार्शल आर्टिस्ट ही आ जाए। क्या हम यहाँ बेवकूफों की तरह बैठे बैठे मरने का इंतजार करते रहेंगे? हाँ यार, तू भी न विक्की। अगर वीर भाई न होते तो आज तेरा बहुत बुरा हाल होता। करण ने उसे डांटा। चलो निकलो यहाँ से। अगर उन्हें किसी को ढूंढना है तो वे रिकी लूथरा को ढूंढें। मैं रिकी लूथरा थोड़ी हूँ। वीर और उसके दोस्त बार से निकले, अपनी अपनी कारों में बैठे और पलक झपकते ही रात के अंधेरे में गायब हो गए। शायद उन गुंडों के लिए वीर को ढूंढना अब किस्मत की बात होगी, और जहां तक उसके मिलने की बात थी, यह उनका सौभाग्य होता या दुर्भाग्य, यह कहना मुश्किल था। वीर रहेजा और उसके दोस्तों के चले जाने के बाद बार के कर्मचारी अपनी फटी हुई हालत में इधर उधर बिखरे हुए सामान को देखने लगे। उन्होंने सूट पहने हुए लगभग 30 साल के एक आदमी से पूछा, मैनेजर साहब, क्या हम उन्हें ऐसे ही जाने देंगे? सूट पहने हुए मैनेजर ने कर्मचारी को घूरते हुए झुंझलाहट में कहा, हम और क्या कर सकते हैं? क्या उन्हें पकड़कर यहाँ बिठा ले? तुम्हें अक्ल नाम की चीज है या नहीं? जग्गा एक लो लेवल मार्शल आर्ट ट्रेनी है, जबकि उसका बड़ा भाई उससे भी ऊपर एक हाई लेवल ट्रेनी है। और उन अमीरजादों की बात करें तो उनमें से हर एक के पास करोड़ों की दौलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें से 2 खुद मार्शल आर्ट ट्रेनी हैं। उस लड़के की बात छोड़ो जो पिट गया, लेकिन जिसने अभी वार किया वह कम से कम एक मीडियम लेवल का मार्शल आर्ट ट्रेनी जरूर है। क्या तुम जानते हो कि इतनी कम उम्र में मीडियम लेवल का ट्रेनी होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो भविष्य में कम से कम एक हाई लेवल ट्रेनी तो बनेगा ही। बेवकूफ, अगर तुझे मरना ही है तो मुझे अपने साथ मत घसीट। कर्मचारी का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे तुरंत मैनेजर के लिए इज्जत महसूस होने लगी। पता चला कि मैनेजर साहब ने पहले ही सबकी कुंडली निकाल ली थी। तभी तो यह मैनेजर हैं और मैं सिर्फ एक वेटर। मुसीबत आने पर असली फर्क साफ दिखता है। तो अब हम क्या करें? कर्मचारी ने डरते हुए पूछा। बस तमाशा देखो। क्या जग्गा ने मदद के लिए फोन नहीं किया था? वह जिस तरह का बदला लेने वाला इंसान है, वह पक्का वापस आएगा। कौन जाने आगे क्या हो। उनके जाने के बाद हम नुकसान का हिसाब लगा लेंगे। उस कमीने ने पंगा लेने के लिए उन्हीं अमीर बच्चों को क्यों चुना? क्या आपको लगता है कि इस बार उसकी बहुत बुरी हार होगी? भले ही उसका बड़ा भाई खुद आ जाए, शायद ही कोई फर्क पड़े। मैनेजर ने खींचते हुए कहा। कुछ देर सोचने के बाद उसने आगे कहा, सारा नुकसान उसी जग्गा के सिर मढ़ दो। और हाँ, बार की सारी सीसीटीवी फुटेज संभाल कर रखना। ये सब सबूत है मत। मैं इसकी एक कॉपी बनाकर बाद में बॉस को व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। इस मामले में कई मार्शल आर्ट ट्रेनी शामिल हैं और हम जैसे आम लोग इसमें टोंग नहीं अड़ा सकते। फैसला बॉस ही करेंगे। वीर और उसके दोस्त बार से निकलने के बाद कहीं और जाने के मूड में नहीं थे, इसलिए सब अपने अपने घर चले गए। वीर रात के करीब 10 बजे घर पहुंचा।
उसने पोलर स्टार अकादमी जाना छोड़ दिया और घर पर ही इंटरनेट पर सर्फिंग करने लगा। वह मार्शल आर्ट की दुनिया के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने में लग गया। आज रात की घटना उसके लिए एक सबक थी। यहां तक कि एक मामूली गुंडा भी लगभग मीडियम लेवल का मार्शल आर्ट ट्रेनी हो सकता है। अगर वह पिछले 2 दिनों से लगातार एट्रीब्यूट्स इकट्ठा करने और अपना लेवल बढ़ाने में न लगा होता तो आज रात हालात बिल्कुल अलग होते और शायद कोई बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। हालांकि अरबों लोगों में से मार्शल आर्ट जानने वाले लोगों की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है, पर समस्या यह है कि अगर आप भीड़ में चलते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कब आपकी किस्मत खराब हो और आप किसी ऐसे इंसान से टकरा जाएं। अगर हम गलती से किसी असली मार्शल आर्टिस्ट को नाराज कर दे तो क्या होगा? वे बस एक उंगली के इशारे से उसे और उसके पूरे परिवार को अपाहिज बना सकते थे। वह अपने पिछले जन्म के डरावने अनुभवों को दोबारा नहीं दोहराना चाहता था। वीर का भी अभी पुनर्जन्म हुआ था और उसे पहले ही खतरे का एहसास हो रहा था, लेकिन अब वह एहसास और भी गहरा हो गया था। मुझे जल्द से जल्द एक असली मार्शल आर्टिस्ट बनना होगा। यहां तक कि हाई लेवल ट्रेनी बनना भी काफी नहीं है। असली मार्शल आर्टिस्ट बनकर ही कोई अपनी हिफाजत करने के लायक बन सकता है। रात करीब 11 बजे वीर नहाकर बिस्तर पर जाने की तैयारी करने लगा। उसने अगले दिन जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाने को अपना फोन उठाया। उसने व्हाट्सएप खोला और देखा कि 2 मैसेज आए हुए थे। हालांकि यह दुनिया सिर्फ 2009 में थी, लेकिन व्हाट्सएप पहले ही आ चुका था और लोग इसे खूब इस्तेमाल कर रहे थे। लोग अक्सर अपने स्टेट्स या स्टोरीज पर पोस्ट डालते रहते थे। मार्शल आर्टिस्टों की सोशल लाइफ बहुत ग्लैमरस और पॉपुलर मानी जाती थी, क्योंकि वे स्पेस टाइम रिफ्ट्स यानी समय और जगह की दरारों के जरिए दूसरी दुनियाओं में जा सकते थे। इसलिए वे अक्सर दूसरी दुनिया के अजीब और खूबसूरत नज़ारों की वीडियो बनाते थे, और यहाँ तक कि वहाँ की खूबसूरत और अलग दिखने वाली औरतों की भी। आजकल कपड़े, बैग और लग्जरी कारों का दिखावा करना पुरानी बात हो गई थी। असली टशन तो दूसरी दुनिया के नज़ारे दिखाने में था। वीर ने व्हाट्सएप के 2 मैसेजेस पर एक नज़र डाली। उनमें से एक मैसेज 1 घंटे से भी ज्यादा पहले भेजा गया था। भाई वीर, मैं घर आ गई हूँ। रिया की तरफ से। इसके बाद एक प्यारा सा इमोजी था। दूसरा मैसेज 3 मिनट पहले का था। भाई वीर, मैं अब सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। रिया की तरफ से। इसके बाद एक सोने वाला इमोजी था। यह लड़की इतनी संस्कारी कब से हो गई? घर पहुंचकर बताना तो ठीक है, लेकिन सोने से पहले यह मुझे गुड नाइट भी कह रही है। वीर ने हैरानी से सोचा। उसने एक पल सोचा, यह मैसेज 3 मिनट पहले आया था, मतलब उसे अब तक सो जाना चाहिए है नो। हम 4 मिनट हो गए। मुझे रिप्लाई नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा न हो कि मैसेज की आवाज से उसकी नींद खुल जाए। वीर ने व्हाट्सएप के स्टेट्स कुछ बार स्क्रॉल किए, लेकिन कुछ भी मजेदार न मिलने पर उसने फोन नीचे रख दिया, अपनी आंखें बंद की और सो गया। 1 मिनट से भी कम समय में उसकी सांसें गहरी हो गईं और वह गहरी नींद में डूब गया। फोन के दूसरी तरफ एक गुलाबी रंग के राजकुमारी जैसे कमरे में रिया को कोई जवाब नहीं मिला। काफी देर इंतजार करने के बाद उसके सुंदर चेहरे पर मायूसी छा गई। धड़ाम, उसने अपना फोन बिस्तर पर फेंक दिया और झुंझलाकर तकिए में मुंह छिपा लिया। वह बहुत परेशान थी। अगला दिन रविवार, वीर फिर जल्दी उठा। उसने नाश्ता किया और अपने नेता विजय रहेजा के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान देखकर घर से निकल गया। शुक्र है, आज वो अजीब सी प्यार भरी नजर महसूस नहीं हो रही। जब उसकी स्पोर्ट्स कार घर से काफी दूर निकल गई, तब जाकर वीर की जान में जान आई। कहीं वो वही पौराणिक प्यार भरी नजर तो नहीं थी जिसका जिक्र कहानियों में होता है। उफ, यह तो बहुत डरावना है। कुछ ही देर में
वीर पोलर स्टार मार्शल आर्ट्स अकादमी पहुंच गया। मार्शल आर्ट हॉल के अंदर लॉन और रास्तों पर कुछ एट्रीब्यूट बबल्स बिखरे हुए थे। उसने उन्हें उठाया और फिर ट्रेनिंग बिल्डिंग के अंदर चला गया। पहली मंजिल की लॉबी में कई ट्रेनीज प्रैक्टिस कर रहे थे। वीर ने उन पर एक नजर डाली और पाया कि ये वही लोग थे जो कल आए थे। वीर को उनके चेहरे अब भी याद थे। उसे लगा था कि वह काफी जल्दी आ गया है, लेकिन पता चला कि दूसरे लोग उससे भी पहले आ चुके थे। वे वाकई बहुत मेहनती थे। लेकिन जब लगन की बात आती है तो मैं वीर रह जा कभी पीछे नहीं रहूंगा। वीर उनके पास गया, बड़े प्यार से उन्हें गुड मॉर्निंग बोला और उन सभी बबल्स को उठा लिया जो उन लोगों ने गिराए थे। बुनियादी तलवारबाजी 1, बुनियादी मूवमेंट 1, शक्ति 3, बुनियादी बॉक्सिंग 2, गति 5। शानदार शुरुआत, मजा आ गया। सारे एट्रीब्यूट्स बटोरने के बाद वीर रुका नहीं और सीधे दूसरी मंजिल की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। उसके इस कदम ने कई ट्रेनीज का ध्यान अपनी ओर खींचा। तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहा एक लड़का उसे टोके बिना नहीं रह सका। भाई, शायद तुझे पता नहीं, मार्शल आर्ट स्कूल के नियमों के हिसाब से लो लेवल ट्रेनीज को दूसरी मंजिल पर जाने की इजाजत नहीं है। मुझे पता है, बताने के लिए शुक्रिया। वीर मुड़ा और मुस्कुराया। लेकिन कल रात मैं गलती से मीडियम लेवल का मार्शल आर्ट ट्रेनी बन गया हूं। इतना कहने के बाद वह सीढ़ियों पर चढ़ गया और उनकी नजरों से ओझल हो गया। थोड़ी देर अपनी हवाबाजी करने के बाद वह बिना कोई सबूत छोड़े वहां से निकल गया था। तलवारबाजी वाला लड़का बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। उसने क्या कहा? उसने अविश्वास से बाकी छात्रों से पूछा। यह लड़का तो कल ही आया था, है ना? उन लोगों ने उसे जवाब देने के बजाय उल्टा उसी से सवाल पूछ लिया। नहीं, वह शुक्रवार रात को आया था। मैंने उसे पहले भी देखा है। एक दूसरे छात्र ने अचानक याद करते हुए कहा। सिर्फ 2 दिन की ट्रेनिंग के बाद मीडियम लेवल का ट्रेनी बन गया। मजाक चल रहा है क्या? बिल्कुल नामुमकिन है। स्कूल आने से पहले ही वह मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करता रहा होगा। उसकी शक्ल, सूरत और कपड़े देखकर तो यही लगता है कि वह किसी अमीर खानदान का चिराग है। कहावत है, गरीब पढ़ते हैं, अमीर लड़ते हैं। उसके पास पैसा है, इसलिए उसने हमसे बहुत पहले और आसानी से मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया होगा। सबने एक सुर में इस बात पर सहमति जताई। किसी को भी यह यकीन नहीं था कि इस दुनिया में कोई इंसान 2 दिन से भी कम समय में एक कमजोर और लाचार व्यक्ति से पहले लो लेवल और फिर सीधे मीडियम लेवल का ट्रेनी बन सकता है। यह सिर्फ एक कोरी कल्पना हो सकती थी। इसे प्रतिभाशाली कहना भी कम होगा। इसे तो कोई जादूगर ही कर सकता है। बेशक चीटिंग करना इसका एक अपवाद है।